नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर जिसका नाम है जीएस विद लोकेंद्र सिंह। जहां पर हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इंडियन पॉलिटी और एमपी जीके को कंप्लीट कर रहे हैं। इंडियन पॉलिटी एमपी जीके दोनों बहुत ज़्यादा विस्तृत तरीके से हो रहे हैं, अर्थात एमपीपीएससी और साथ में व्यापम के एग्जामिनेशंस के लिए आप लोगों के लिए वह पर्याप्त होने वाला है। दोस्तों, एमपीजीके के अंतर्गत बात करें हम लोग तो एमपीपीएससी प्री का यूनिट 5 जो है उसमें मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था के विषय में बात हुई है, जहां पर राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय और साथ साथ 3 स्तरों पर पंचायती राज तथा नगरपालिका व्यवस्थाओं की चर्चा की गई है। उसी यूनिट को आज से हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं, जहां से आप लोगों के एमपीपीएससी प्रीलिम्स के साथ साथ व्यापम के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसी यूनिट को आज हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन जो है उसके विषय में वो ले लेते हैं और उसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे अगर मैं आप लोगों से ये बात करूं कि किसी भी राज्य की संवैधानिक व्यवस्था जो है ना, उसका वर्णन भारतीय संविधान के कौन से भाग में किया गया है। तो यहाँ पर आप लोग सबसे पहले अगर नोट डाउन करना चाहें तो राज्य की संवैधानिक जो व्यवस्था है, राज्य की संवैधानिक व्यवस्था का वर्णन जो हुआ है वो हुआ है संविधान के भाग भाग 6 के अंतर्गत इसका वर्णन हुआ है। यहीं पर आप लोगों को राज्यपाल के विषय में इंफॉर्मेशन मिलेगी, मुख्यमंत्री के विषय में मिलेगी, उच्च न्यायालय के विषय में मिलेगी और विधानसभा विधान परिषद के विषय में भी इसी भाग के अंतर्गत सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। फिर बात ये करते हैं दोस्तों कि किसी भी राज्य की जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें 3 स्तंभ होते हैं, है ना। 3 स्तंभ होते हैं जो उस राज्य के व्यवस्था का संचालन करते हैं। वह 3 स्तंभ कौन से होते हैं? पहला होता है उस राज्य की विधायिका, जो उस राज्य के लिए कानून के निर्माण का काम करती है। उस राज्य की विधायिका जो उस राज्य के लिए कानून निर्माण का काम करती है। दूसरी जो संस्था होती है उस राज्य की कार्यपालिका होती है। दूसरी संस्था उस राज्य की कार्यपालिका होती है जो उस राज्य के अंदर कानूनों को लागू करवाती है, कानूनों को लागू करवाती है। और तीसरी होती है राज्य के अंतर्गत न्यायपालिका, राज्य के अंतर्गत न्यायपालिका जो अगर मान लीजिए कानूनों का उल्लंघन होता है तो दंड देने वाली संस्था है। तो इस तरीके से राज्य की व्यवस्था का संचालन अच्छे से होता है। जैसे घर में भी हमारे होता है कि भाई साहब कानून का निर्माण करते हैं हम लोग, या हमारे से संबंधित कुछ लोग कानून का निर्माण करते हैं, मम्मी पापा। फिर कुछ लोग देखते रहते हैं कि हम उन कानूनों के अनुसार, उन नियमों के अनुसार काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और अगर हम उन कानूनों और नियमों के अनुसार काम नहीं करते हैं तो हमें डांट पड़ती है, मतलब हमें दंड मिलता है। जिससे हमारे दिमाग में हमेशा वो चीज रहती है कि अरे गलत काम नहीं करना नहीं तो दंड मिल जाएगा, गलत काम नहीं करना नहीं तो दंड मिल जाएगा। इसी तरीके से देश और राज्य के अंदर भी व्यवस्था चलती है, ताकि आप लोग थोड़ा सा डर में रहें और उसके माध्यम से आप व्यवस्था को खराब ना करें, व्यवस्था के अनुसार आप काम करें। तो उसके लिए 3 संस्थाएं हमारे यहाँ पर होती है। एक कानून निर्माण करने वाली संस्था, एक कानून का पालन करने वाली संस्था या कानून को लागू करवाने वाली संस्था, और एक होती है न्यायपालिका, अर्थात कानून का उल्लंघन होने पर दंड देने वाली संस्था। मध्य प्रदेश के अंतर्गत अगर मैं बात करूं संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत, तो विधायिका के रूप में हमारे यहाँ पर क्या है, भोपाल के अंतर्गत विधानसभा है, सब लोग जानते हैं। भोपाल के अंतर्गत विधानसभा है मध्य प्रदेश में, है ना। फिर कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन लोग आ जाते हैं? कार्यपालिका के अंतर्गत राज्यपाल आ जाते हैं, मुख्यमंत्री आ जाते हैं, उनकी मंत्रिपरिषद आ जाती है और महाधिवक्ता आ जाते हैं। इसके विषय में हम लोग विस्तार से अभी आगे पढ़ने वाले हैं और अच्छे से नोट्स इसके विषय में हम लोग बनाने वाले हैं। तो कार्यपालिका के अंतर्गत क्या क्या आ जाते हैं, जैसे वो सब हम लोग लिखेंगे, अभी आप नहीं लिखना तो कोई दिक्कत नहीं है। और न्यायपालिका के अंतर्गत क्या आ जाता है दोस्तों, इसमें जिला न्यायालय आ जाता है। न्यायपालिका के अंतर्गत जिला न्यायालय आ जाता है। इसके बाद में हाई कोर्ट आ जाता है। जिला न्यायालय और हाई कोर्ट आ जाता है। चलिए कार्यपालिका को भी लिख लीजिएगा, इसको क्यों छोड़ें। तो राज्यपाल हो जाएगा, इसमें सीएम हो जाएंगे, है ना, मंत्री लोग हो जाएंगे और साथ में महाधिवक्ता इसमें शामिल हो जाएंगे। महाधिवक्ता कौन होते हैं? राज्य सरकार के वकील का काम करते हैं महाधिवक्ता। तो ये कार्यपालिका के अंतर्गत मुख्य व्यक्ति हो जाएंगे। इसके अलावा और जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं जो कानून को लागू करवाने का काम करते हैं, चाहे वो पुलिस का अधिकारी कर्मचारी हो,
कलेक्टर हो, डिप्टी कलेक्टर हो, तहसीलदार हो या फिर पटवारी हो, सभी कानून को लागू करवाने का काम करते हैं। तो ये सब भी कार्यपालिका का भाग हो जाते हैं। तो दोस्तों किसी भी राज्य की व्यवस्था का संचालन करने के लिए ये 3 स्तंभ होते हैं, जिससे उस राज्य की व्यवस्था चलती है और राज्य के अंदर विकास होता है और लोग भी व्यवस्थित होकर के चलते हैं और कानून का उल्लंघन नहीं करते हैं। तो यही सब व्यवस्था का अंग होता है। अब इसमें से आज का हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, वो राज्य की कार्यपालिका से संबंधित है, अर्थात हम लोग आज से राज्यपाल को प्रारंभ कर रहे हैं, है ना। तो आज से हम लोग राज्यपाल को प्रारंभ कर रहे हैं। आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर ही लिया होगा। तो अब हम सबसे पहले स्टार्टिंग हेडिंग डालते हैं, मध्य प्रदेश के राज्यपाल। सभी विद्यार्थी हेडिंग डाल लेंगे, मध्य प्रदेश के राज्यपाल। मध्य प्रदेश के राज्यपाल। अब भाई साहब, राज्यपाल से संबंधित अगर हमें कुछ चीजों का अध्ययन करना है तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि राज्यपाल जो है वह राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं क्या। जी हाँ। तो हमारे यहाँ पर राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन लोग आ जाते हैं। राज्यपाल आ जाते हैं, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता, ये मेन लोग हो जाते हैं। इनको हम लोगों को पढ़ना है राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत। तो सबसे पहले तो हम लोग इसी बिंदु को लिख लेते हैं कि भाई साहब राज्यपाल जो है वो क्या हो जाएंगे, राज्य की कार्यपालिका के अंग हो जाएंगे। लिख लीजिए, राज्य कार्यपालिका के अंग हैं दोस्तों ये, ठीक है। राज्य कार्यपालिका के अंग हो जाएंगे ये। फिर इसके बाद में हमें इनके विषय में क्या बात करनी है, इसके बाद हमें इनके विषय में कौन कौन से अनुच्छेदों का अध्ययन करना है उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि राज्यपाल से संबंधित कौन कौन से आर्टिकल्स हैं। सभी अनुच्छेदों को डिटेल में देखेंगे हम लोग। तो अनुच्छेद कौन से हो जाएंगे, अनुच्छेद कौन से हो जाएंगे, अनुच्छेद हो जाएंगे मित्रों, सबसे पहले आर्टिकल 153 की बात करेंगे, ठीक है। फिर आर्टिकल 154, 155, 156, 157 और 158, इतने अनुच्छेदों पर हमें इनसे संबंधित चर्चा करनी है। ये स्टार्टिंग के आर्टिकल्स हैं जो कि राज्यपाल के संबंध में हैं और मुख्य मुख्य आर्टिकल्स हैं। मध्य प्रदेश के संदर्भ में जब हम कभी भी राज्यपाल को पढ़ते हैं तो इन्हीं अनुच्छेदों का मुख्यतः अध्ययन हमें करना है। बाकी और डीपली अगर हमें कभी राज्यपाल के विषय में अध्ययन करना है तो इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत उसका अध्ययन होता है। तो हमें मध्य प्रदेश के संदर्भ में राज्यपाल को पढ़ते समय केवल इतने अनुच्छेदों का अध्ययन दोस्तों करना है ना। चलिए अब आगे की बात करें अगर हम लोग, तो आ जाते हैं हम लोग राज्य की कार्यपालिका से संदर्भित बातों के ऊपर। आप लोगों ने इस पॉइंट को तो लिखा है हालांकि, लेकिन फिर से एक बार इसका हेडिंग डाल लीजिए अपने नोट्स के अंतर्गत। जो विद्यार्थी पहले मुझसे ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं वो चाहे तो इतना पार्ट स्किप कर दीजिएगा, जितना मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है उतना पार्ट आप लोग स्किप करके आगे का पार्ट देख सकते हैं। इस क्लास के अंतर्गत मध्य प्रदेश के राज्यपाल प्रारंभ से लेकर के तो अंत तक पूरा पढ़ाया जा रहा है। जो भी विद्यार्थी ऐसे हैं जिन लोगों ने कि कुछ मेरे से राज्यपाल का पार्ट पढ़ लिया है वो इस पार्ट को चाहे तो स्किप कर सकते हैं और आगे वाला पार्ट जो है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर आज हम लोग बात करेंगे राज्य की कार्यपालिका क्या है ना। राज्य की कार्यपालिका अर्थात कानून को लागू करवाने वाले लोग और उसके अंतर्गत कौन कौन शामिल है, ये बात हमारे बीच में ऑलरेडी हो चुकी है। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों कि राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका में मुख्यतः मुख्यतः शब्द का उपयोग किया गया है, अर्थात मुख्य मुख्य ये लोग हैं। इसके अलावा और लोग भी हो सकते हैं। मुख्यतः राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्यतः राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री की मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता को शामिल किया गया है, और महाधिवक्ता को शामिल किया गया है। तो ये मुख्य मुख्य लोग हैं। इसके अलावा बात करें तो जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं जो कि कानून को लागू करवाने का काम कर रहे हैं सभी इसके अंतर्गत शामिल हो जाते हैं, है ना। चलिए आगे आगे की बात करते हैं। तो आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो कौन सा है, वो राज्यपाल ही है। तो हेडिंग डाल लीजिएगा राज्यपाल की। राज्यपाल क्या है भाई साहब, राज्यपाल जो होते हैं दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर आप लोगों ने मुझसे इंडियन पॉलिटी पढ़ा है या कहीं से भी आप लोगों ने भारत की राज्य व्यवस्था का अध्ययन किया हुआ है तो हमारे यहाँ पर एक व्यवस्था चलती है। उस व्यवस्था का नाम है हमारे यहाँ पर संसदीय शासन व्यवस्था।
संसदीय शासन व्यवस्था के अनुसार जो हमारे यहाँ पर सिस्टम चलता है उसमें एक नाम मात्र का प्रमुख होता है, एक नाम मात्र का प्रमुख होता है और एक होता है वास्तविक प्रमुख, है ना। संसदीय शासन व्यवस्था के अनुसार यही दो प्रमुख होते हैं। अब इसके अंतर्गत अगर मैं बात करूं कि केंद्र सरकार में किस तरीके का सिस्टम है हमारे यहाँ पर, तो केंद्र सरकार की अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार में नाम मात्र के प्रमुख कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे राष्ट्रपति। केंद्र सरकार में नाम मात्र के प्रमुख हो जाते हैं मित्रों राष्ट्रपति, और वास्तविक प्रमुख हो जाते हैं प्रधानमंत्री अर्थात पीएम, है ना, वो एक्चुअल पावर रखते हैं। अगर मैं राज्य सरकारों की बात करूं, अगर मैं राज्य सरकारों की बात करूं तो राज्य सरकार के अंतर्गत नाम मात्र के प्रमुख हो जाते हैं राज्यपाल, और वास्तविक जो प्रमुख हो जाते हैं वो है चीफ मिनिस्टर अर्थात मुख्यमंत्री की बात हो जाती है कि नहीं। तो हमारे यहाँ पर संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है जिसकी एक विशेषता होती है कि इसमें एक वास्तविक प्रमुख होते हैं और एक नाम मात्र के प्रमुख होते हैं। तो केंद्र सरकार के स्तर पर भी संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है और राज्य सरकार के स्तर पर भी संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। ठीक है, अब बात यहाँ पर आती है कि ये हमने कहाँ से अडॉप्ट किया हुआ है। ये हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से, ब्रिटेन से हमने इसको ग्रहण किया हुआ है। ब्रिटेन में भी ऐसा ही है, वहां पर नाम मात्र के प्रमुख राजा हैं और वास्तविक प्रमुख वहां पर प्रधानमंत्री हैं। ठीक है सर, तो भाई साहब इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों क्या हो जाते हैं, राज्य के मात्र संवैधानिक प्रमुख कहलाते हैं। प्रमुख तो होते हैं लेकिन मात्र संवैधानिक प्रमुख होते हैं, वह वास्तविक प्रमुख या वास्तविक शक्तियों का धारण नहीं करते हैं। तो राज्यपाल जो आप लोगों ने हेडिंग डाला था उसमें प्रथमतः ही इस तरीके के शब्दों का उपयोग किया गया है कि राज्यपाल राज्य के संवैधानिक और नाम मात्र के प्रमुख होते हैं। इनके पास चूंकि ये प्रमुख होते हैं इसलिए संविधान इन्हें कुछ शक्तियों को भी प्रदान करता है, जैसे विधायी शक्ति अर्थात कानून के निर्माण करने से संबंधित शक्ति, कार्यपालिकीय अर्थात कानून को लागू करने से संबंधित शक्ति, वित्तीय अर्थात पैसों से संबंधित शक्ति, न्यायपालिका अर्थात न्याय करने से संबंधित शक्ति, और कुछ ये अपने विवेक से भी निर्णय ले सकते हैं, कुछ ये अपने विवेक से भी निर्णय ले सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर शब्दों का उपयोग किया गया है दोस्तों, ये संवैधानिक प्रमुख है या नाम मात्र के प्रमुख है, तो ये किसके कहने पर काम करते हैं, ये मंत्रिपरिषद के कहने पर काम करते हैं, इसलिए यह वास्तविक प्रमुख नहीं है, मात्र नाम मात्र के प्रमुख है। इसलिए यहाँ पर बोला भी गया है दोस्तों कि इनके पास में कुछ विवेकीय शक्तियां भी होती हैं, अर्थात ये मंत्रिपरिषद के कहने पर तो काम करते हैं लेकिन कुछ ऐसी शक्तियां हैं जहां पर ये अपने विवेक से भी निर्णय ले सकते हैं, बिना मंत्रिपरिषद की सलाह पर भी निर्णय ले सकते हैं, इसलिए विवेकी शक्ति वाला शब्द उपयोग किया गया। तो अब हम लोग यहाँ पर जो इनके विषय में लिखा हुआ है ये 3 मार्कर का आप लोगों का आंसर हो जाएगा। अगर 3 नंबर में आप लोगों से पूछा जाता है तो ये वाले शब्द का उपयोग करके आप लोग आंसर को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, अच्छा ये प्री में भी प्रश्न आ सकता है कि राज्य के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं, राज्य के कार्यपालक प्रमुख कौन होते हैं, तो राज्यपाल ही होते हैं। प्री में ये भी प्रश्न पूछे गए पुराने समय में और ये क्वेश्चन भी आप लोगों का यहाँ से आ सकता है। तो यहाँ पर आप लोग इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा कि राज्यपाल संसदीय शासन व्यवस्था में अकॉर्डिंग टू पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, है ना, शासन व्यवस्था में राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट होते हैं वो, जिन्हें जिन्हें संविधान के अनुसार अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कार्यपालिकी शक्ति मिल जाती है अर्थात एग्जीक्यूटिव पावर मिल जाती है, दूसरी विधायी शक्ति मिल जाती है अर्थात लेजिस्लेटिव पावर मिल जाती है, वित्तीय शक्ति अर्थात फाइनेंशियल पावर, न्यायिक शक्ति अर्थात जुडिशियल पावर, और विवेकीय शक्तियां इन्हें प्राप्त होती हैं अर्थात इन्हें डिस्क्रिमिनरी पावर भी प्राप्त होती है। तो इस तरीके से यह राज्यपाल की आपकी परिभाषा हो जाएगी कि राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होते हैं और क्योंकि वह प्रमुख होते हैं इसलिए उनके पास में संविधान के अनुसार कुछ शक्तियां होती हैं। फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग आर्टिकल के ऊपर आ जाते हैं, जैसा कि हम लोगों ने चर्चा भी किया हुआ था अनुच्छेदों के ऊपर। अनुच्छेद 153 राज्य के राज्यपाल के विषय में यहाँ पर बात हुई है।
तो इसमें ये बात हुई है कि प्रत्येक राज्य के एक राज्यपाल होंगे और 2 अथवा अधिक राज्यों के एक ही राज्यपाल नियुक्त किए भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं इनके संदर्भ में कि राज्यपाल, है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होंगे, परंतु परंतु एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। एक ही व्यक्ति को 2 अथवा अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। ऐसा मध्य प्रदेश के संदर्भ में कई बार हुआ है। आप देखेंगे ओम प्रकाश कोहली जी के समय पर, वो गुजरात के राज्यपाल भी थे, मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी थे। आनंदीबेन पटेल जी के समय, उस समय वह छत्तीसगढ़ की राज्यपाल भी थी, मध्य प्रदेश की राज्यपाल भी थी। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रहते हुए भी उन्होंने मध्य प्रदेश की राज्यपाल का काम किया। तो ऐसा हो सकता है कि एक ही व्यक्ति को 2 अथवा अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सके। तो वह बात कहाँ पर लिखी हुई है? आर्टिकल 153 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। अब अगले अनुच्छेद की तरफ चलते हैं। अगला अनुच्छेद क्या कह रहा है दोस्तों? अगला अनुच्छेद है आर्टिकल 154। आर्टिकल 154 के अंतर्गत लिखा हुआ है राज्य की कार्यपालिकी शक्ति। राज्य की कार्यपालिकी शक्ति अर्थात राज्य के अंतर्गत कानून को पालन करवाने से संबंधित शक्ति, अधिकार कर्मचारियों के हेड संबंधित शक्ति। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग इस बात का हेडिंग डाल लीजिए, आर्टिकल 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति। इसमें यह लिखा हुआ है कि राज्य के कार्यपालक प्रमुख राज्यपाल होंगे, अर्थात जितने भी अधिकारी कर्मचारी होंगे उनके संवैधानिक प्रमुख कौन होंगे? राज्यपाल होंगे। राज्यपाल कानून को लागू करवाने से संबंधित इस शक्ति का उपयोग संविधान के अनुसार स्वयं अथवा अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेंगे, अर्थात मंत्री और अधिकारी कर्मचारियों के माध्यम से कानून को लागू करवाने संबंधी काम को करने वाले हैं, जो कि आप लोग की स्क्रीन के ऊपर अच्छी तरीके से लिखा भी हुआ है। देखें आप लोग, राज्य की कार्यपालिकी शक्ति राज्यपाल में निहित है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। राज्य की कार्यपालिकी शक्ति राज्यपाल में निहित है। वह इसका उपयोग संविधान के अनुसार स्वयं अथवा अपने अधीनस्थों के माध्यम से करते हैं। ये नोट कर लीजिए, आर्टिकल 154 के अंतर्गत ये बात लिखी गई है। फिर हम लोग अगले अनुच्छेद की तरफ बढ़ते हैं और ये आर्टिकल 155 है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इसमें राज्यपाल की नियुक्ति की बात कही गई है कि कौन करते हैं। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन क्या राष्ट्रपति की यह अपनी विवेक की शक्ति है? अर्थात वह अपने विवेक से किसी भी व्यक्ति को किसी भी राज्य का राज्यपाल नियुक्त कर सकते हैं क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वह केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही किसी व्यक्ति को किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर चाहें तो हम लोग इस बात को लिख भी सकते हैं। इस बात को हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर, ऐसा आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए ताकि ये आपके माइंड के अंतर्गत क्लियर रहे कि यह उनकी विवेकी शक्ति नहीं है। वह केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही राज्यपाल को नियुक्त कर सकते हैं। चलिए भाई साहब, अब आर्टिकल 156 की बात कर लेते हैं, राज्यपाल की पदावधि। आप लोग इसको हेडिंग को डाल लीजिएगा, अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि। पदावधि का अर्थ ये होता है कि वो कितने समय पर अपने पद पर रह सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। ड्यू द प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट वह पोस्ट पर होते हैं, अर्थात राष्ट्रपति उनको किसी भी समय अपने पद से हटा सकते हैं उचित कारण बता करके कि भैया इस कारण से आपको पद से हटाया जा रहा है, अर्थात उनका कार्यकाल फिक्स नहीं है। सामान्यतः हम किताबों के अंतर्गत पढ़ते हैं कि उनका कार्यकाल 5 वर्ष का है। सामान्यतः हम किताबों के अंतर्गत पढ़ते हैं कि उनका कार्यकाल 5 वर्ष का है। तो अगर मान लीजिए सालों के संदर्भ में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि 5 साल, 3 साल, 4 साल, 6 साल, तो आंसर 5 साल हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर उनकी पदावधि आप लोगों से पूछी जाए तो वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, ये आपका उत्तर होगा।
तो यहाँ पर लिख लीजिएगा दोस्तों कि राज्यपाल, आप लोग नोट डाउन इसको कर लीजिए। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, अर्थात राष्ट्रपति उन्हें कार्यकाल के बीच में भी हटाने का अधिकार रखते हैं। अर्थात 5 साल के बीच में भी उनको हटाने का अधिकार रखते हैं। बहुत बढ़िया। फिर सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। ये वनडे एग्जामिनेशंस में इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी हो गया, व्यापम के एग्जामिनेशंस हो गए वहां पर, या रेलवे वगैरह के एग्जाम हो गए, वहां पर इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे होते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, इस तरीके का क्वेश्चन यूपीएससी और पीएससी के अंतर्गत आप लोगों से पूछा जाता है। तो भाई साहब कितने आर्टिकल्स हो गए हम लोगों के? हमारा हो गया आर्टिकल 153, आर्टिकल 154, आर्टिकल 155, आर्टिकल 156 जिसमें पदावधि की बात हुई है। टोटल 4 अनुच्छेदों का अध्ययन अभी तक हम लोग कर चुके हैं। अब इसके बाद आगे की बात करें, अगले अनुच्छेद की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला अनुच्छेद है दोस्तों कि यह त्याग पत्र किसको देंगे, मतलब रिजाइन किसको देंगे। तो राज्यपाल त्याग पत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को अपना रिजाइन देंगे, क्योंकि राष्ट्रपति उनको नियुक्त कर रहे हैं, तो राष्ट्रपति को ही वो अपना रिजाइन भी देते हैं। तो राज्यपाल किसको अपना रिजाइन देते हैं? राष्ट्रपति को अपना रिजाइन देते हैं। फिर उसके बाद एक प्रश्न यहाँ से और भी बन सकता है आप लोगों का कि भैया उनको शपथ ग्रहण कौन कराते हैं? तो राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन कराते हैं? संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। जिस भी राज्य के अंतर्गत वह राज्यपाल बन रहे हैं, तो उसी राज्य के संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति, है ना, मुख्य न्यायमूर्ति उनको शपथ ग्रहण कराते हैं। अगर मुख्य न्यायमूर्ति अनुपस्थित हैं, तो जो सबसे वरिष्ठ न्यायमूर्ति हैं वो उनको शपथ ग्रहण करवाते हैं। ठीक है, चलो, तो शपथ हो गया, त्याग पत्र के विषय में बात होगी। कार्यकाल के विषय में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बिंदु, वो कौन सा है कि अगर मान लीजिए उनका 5 साल का कार्यकाल कंप्लीट हो जाता है और उनकी जगह पर कोई नए व्यक्ति नहीं आते हैं या नहीं नियुक्त किए जाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में वह व्यक्ति जो कि राज्यपाल थे वो आगे कंटिन्यू अपने पद पर रहते हैं, तब तक अपने पद पर रहते हैं जब तक उनकी जगह पर नए राज्यपाल की नियुक्ति नहीं हो जाती। अर्थात वह 5 साल से ज्यादा भी काम कर सकते हैं, यही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, राज्यपाल 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के बाद भी, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि राज्यपाल 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के बाद भी तब तक पद पर रहते हैं जब तक उनका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता है, जब तक उनका उत्तराधिकारी पद पर नहीं आ जाता है। फिर उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि राज्यपाल की योग्यता, क्वालिफिकेशंस फॉर स्टेट गवर्नर। तो ये आर्टिकल 157 के अंतर्गत लिखा हुआ है, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अनुच्छेद 157 के अंतर्गत राज्यपाल पद की योग्यता के विषय में बात हुई है। तो योग्यता पहली तो सब लोग जानते हैं कि भारत का नागरिक होना चाहिए, सबसे बेसिक ये योग्यता है। इसके साथ साथ कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, ये योग्यता आर्टिकल 157 में लिखी हुई है। इसके अलावा बाकी जो योग्यताएं हैं वो परंपरागत योग्यताएं हैं, कि परंपरा के अनुसार ऐसा होता है कि जो व्यक्ति राज्यपाल बनता है उसका उस राज्य से संबंध नहीं होना चाहिए, उस राज्य की राजनीति से संबंध नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके की चीजें और उसके अंतर्गत लिखी गई हैं। साथ में जिस राज्य के राज्यपाल पद पर किसी को नियुक्त किया जा रहा है, उस राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करके राष्ट्रपति उस राज्य के अंदर राज्यपाल को नियुक्त करते हैं। ये कुछ और परंपराएं हमारे यहाँ पर चलती हैं। तो दोस्तों ये पॉइंट आप लोग दोनों नोट डाउन कर लीजिए। बाकी जो मैंने बोला है वो तो परंपरागत क्वालिफिकेशंस हैं। तो सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए और कम से कम 35 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए, कम से कम 35 ईयर की आयु पूर्ण होनी चाहिए। और यहाँ से इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि राज्यपाल को कितने वर्ष का आयु का होना चाहिए। जितने भी अनुच्छेद हम लोगों ने यहाँ पर अध्ययन किए हैं, सबसे आप लोगों के क्वेश्चंस हो सकते हैं।
कि प्रत्येक राज्य के एक राज्यपाल होंगे कौन से अनुच्छेद में, राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं कौन से अनुच्छेद में, राज्यपाल की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद के तहत की जाती है, राज्यपाल की पदावधि कौन से अनुच्छेद में है, राज्यपाल की योग्यताओं का उल्लेख कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है। ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों से हो सकते हैं, है ना। चलिए, बाकी अंदर जो लिखा हुआ है उससे तो इंडिविजुअल क्वेश्चंस आप लोगों के बन ही सकते हैं। अब आगे की बात करते हैं दोस्तों। तो अब हम लोग आ जाते हैं राज्यपाल के संबंध में। जो मुख्य मुख्य मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं उनके संबंध में आप लोगों से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगर आप लोग 2020 और 2021 के प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर उठा करके देखेंगे तो राज्यपालों से संबंधित काफी डीपली जाकर के क्वेश्चंस को पूछा गया है। तो हम लोग उतना ही डीप जाकर के यहाँ पर मध्य प्रदेश के राज्यपालों का अध्ययन करेंगे। एक एक राज्यपाल का अध्ययन बहुत ही डीपली जाकर के करेंगे ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो और आप लोगों को कहीं और से राज्यपाल पढ़ने की जरूरत ही ना हो। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल। जो भी विद्यार्थी क्लास के अंतर्गत चल रहे हैं, क्लास को देख रहे हैं, क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने मित्रों तक जरूर पहुंचा दीजिएगा दोस्तों। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं हमारे पहले राज्यपाल की। पहले राज्यपाल का नाम है दोस्तों श्री भोगराज पट्टाभी सीतारमैया। मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल का नाम क्या है? श्री भोगराज पट्टाभी सीतारमैया। इनका चित्र कुछ इस प्रकार से है। ये है श्री भोगराज पट्टाभी सीतारमैया जी। अच्छा, अब किताबों के अंतर्गत आप लोगों को अधिकांशतः मिलता है बी पट्टाभी सीतारमैया। लेकिन अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे और उनका पूरा पूरा नाम दे दिया जाए तो फिर हमारे माइंड के अंदर कंफ्यूजन आ जाएगा। इसलिए मैंने सभी राज्यपालों के पूरे पूरे नाम यहाँ पर आप लोगों को दिए हुए हैं। तो भाई साहब लिख लीजिएगा भोगराज पट्टाभी सीतारमैया। अब चूंकि ये पहले हैं इसलिए इनसे संबंधित जो कुछ भी लिखा हुआ है नोट्स के अंतर्गत हर जगह से क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जा सकता है। जैसे इनका जन्म कहाँ पर हुआ? तो इनका जन्म हुआ आंध्र प्रदेश के अंतर्गत। इनका जन्म कहाँ पर हुआ भोगराज पट्टाभी सीतारमैया जी का? तो आंध्र प्रदेश के अंतर्गत हुआ। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कब से कब तक रहे हैं ये भी क्वेश्चन आप लोगों का हो सकता है। तो मध्य प्रदेश का गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को। तो मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल हैं तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश के राज्यपाल बने होंगे, स्वाभाविक सी बात है। फिर उसके बाद में 13 जून 1957 तक ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे, मतलब कि ज्यादा समय तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे हैं। ज्यादा समय तक ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे हैं, है ना। तो सबसे कम समय तक, ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे कम समय तक राज्यपाल रहने वाले व्यक्ति कौन है? भोगराज पट्टाभी सीतारमैया जी हैं। सबसे कम समय तक राज्यपाल रहने वाले व्यक्ति भोगराज पट्टाभी सीतारमैया जी हैं। फिर उसके बाद इनके विषय में अगला जो कहानी है कि इनके माध्यम से एक अंग्रेजी साप्ताहिक अखबार निकाला गया था राष्ट्रीय आंदोलन के समय। देश के अंदर जनता में राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति भावना जगाने के लिए, देश की स्वतंत्रता की भावना जगाने के लिए स्वतंत्रता संघर्ष के समय जन्मभूमि नामक एक अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र इनके माध्यम से चलाया गया था। ये क्वेश्चन आ सकता है, नोट कर लीजिए आप लोग। आपने जन्मभूमि नामक अंग्रेजी साप्ताहिक प्रकाशित किया था, जन्मभूमि नामक अंग्रेजी साप्ताहिक प्रकाशित किया था। फिर उसके बाद में आगे की बात करें तो 1939 में जबलपुर के पास में स्थित त्रिपुरी, वहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। उसके अंतर्गत अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होना था। महात्मा गांधी जी की तरफ से पट्टाभी सीतारमैया को प्रस्तुत किया गया कि ये हमारे अध्यक्ष होंगे, जबकि सुभाष चंद्र बसु जी इनके विरुद्ध में उस अधिवेशन में खड़े हो गए। तो ऐसी परिस्थिति में महात्मा गांधी जी ने बोला था कि भैया आप मत लड़िए चुनाव, अगर पट्टाभी सीतारमैया जी की हार हो जाती है तो ये महात्मा गांधी की हार होगी। लेकिन उसके बाद भी सुभाष चंद्र बोस उसमें चुनाव में लड़े और सुभाष चंद्र बोस जीत गए और बी पट्टाभी सीतारमैया जी उसमें हार गए थे। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों का पूछा जा सकता है कि यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मध्य प्रदेश में होने वाले किस सम्मेलन में अध्यक्षता पद का चुनाव लड़े थे और वह कब हुआ था? 1939 के अंतर्गत हुआ था। फिर उसके बाद में दोस्तों ये पॉइंट लिख लीजिएगा कि वह चुनाव लड़े लेकिन वह हार गए थे, है ना। नोट डाउन करिए,
सन 1939 में जब आप कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव में महात्मा गांधी की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में महात्मा गांधी की ओर से सुभाष चंद्र बसु के विरुद्ध चुनाव लड़े, परंतु यह हार गए। फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। फटाफट आप लोग मित्रों इसको नोट डाउन कर लीजिए, परंतु वह चुनाव हार गए थे। ठीक है। फिर इसके बाद अगला जो उनके विषय में एक पॉइंट यहाँ पर आया हुआ है कि वह आगे चल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष भी बने। कब बने दोस्तों? यहाँ पर लिखा हुआ है, नोट करिएगा। 1948 में भोगराज पट्टाभी सीतारामैया जी की बात हो रही है। 1948 में आप जयपुर कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए। 1948 में आप नोट कर लीजिए, जयपुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। ये बहुत ही शानदार लेखक थे दोस्तों, बहुत ही बढ़िया ये लेखक थे, और इनके माध्यम से कई सारी किताबों को लिखा भी गया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो उनकी किताब थी हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस थी, अर्थात कांग्रेस का इतिहास थी। तो अब हम लोग यहाँ पर ये देख लेते हैं कि उनके माध्यम से कौन कौन सी किताबें लिखी गई हैं, क्योंकि प्रश्न हो सकता है कि पट्टाभी सीतारामैया के द्वारा इनमें से कौन सी किताबें लिखी गई और कौन सी किताबें नहीं लिखी गई। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है ना। तो मित्रों हम लोग बात करते हैं, आपकी निम्नलिखित पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। जो भी विद्यार्थी क्लास के अंतर्गत बैठे हुए दोस्तों, जितना आप लोगों ने मुझसे पहले पढ़ा हुआ था, हो सकता है कि 1-2 पॉइंट हर राष्ट्रपति के अंतर्गत आप लोगों को ज्यादा ही मिले। इसलिए एक बार अगर आप लोग चाहें तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा करके भी इस क्लास को देख सकते हैं। पहला इनकी जो पुस्तक है, पहला जो पुस्तक है दोस्तों, यह है नेशनल एजुकेशन। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। ईयर याद रखने की आवश्यकता नहीं है, साल आप चाहे तो ना भी याद रखें, लेकिन किताबों के नाम आप लोग जरूर याद रख लीजिएगा। तो नेशनल एजुकेशन फटाफट लिख लीजिएगा, नेशनल एजुकेशन। नेशनल एजुकेशन के बाद बात करें तो नेक्स्ट है दोस्तों दूसरा है इंडियन नेशनलिज्म। सेकंड जो है दोस्तों वो क्या है? इंडियन नेशनलिज्म है। फिर उसके बाद जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फर्स्ट है नेशनल एजुकेशन, दूसरा है इंडियन नेशनलिज्म। फिर उसके बाद नेक्स्ट अगली जो पुस्तक है दोस्तों, अगली पुस्तक है उनकी थर्ड जो पुस्तक है उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन्होंने कौन सी किताब लिखी है, कौन सी किताब नहीं लिखी है ऐसा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन प्रोविंसेस ऑन अ लैंग्वेज बेसिस, ये इनकी किताब का नाम है। फिर उसके बाद में चौथी किताब का नाम है इनका कि द इंडियन नेशनल कांग्रेस जुबली कमोमरेशन वॉल्यूम है ये इनका, मतलब स्टार्टिंग का वॉल्यूम था इनका। अर्थात ये कुल मिलाकर के जो कांग्रेस का इतिहास था उसके विषय में यहाँ पर बात हो रही है, द इंडियन नेशनल कांग्रेस। फिर उसके बाद में अगला जो किताब है इनका इकोनॉमिक कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद में अगला किताब है इनका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। जल्दी जल्दी फटाफट इनकी किताबों को नोट कर लीजिए, कोई भी किताब प्री में आप लोगों से पूछी जा सकती है, मेंस के अंतर्गत भी पूछी जा सकती है कि पट्टाभी सीतारामैया जी के माध्यम से लिखी गई 3 किताबों को लिखिए। मेंस में 3 मार्कर का क्वेश्चन भी आ सकता है। अगला इनका किताब है गांधीज्म एंड सोशलिज्म। मित्रों जितने भी विद्यार्थी क्लास के अंतर्गत बैठे हुए हैं, अगर आप लोगों को मध्य प्रदेश के राज्यपाल का पीडीएफ चाहिए है तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है दोस्तों जीएस विथ लोकेंद्र सर। ये मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है, जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। उसमें लगभग 1630-40 के आसपास सब्सक्राइबर हैं अभी इस समय। जाकर के ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करने के बाद आप लोगों को इस क्लास के बाद वहां पर उसका पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अगला, और वह है हिंदू होम रीडिस्कवर्ड इन 1936-37। हिंदू होम रीडिस्कवर्ड इन 1936-37। उसके बाद में नेक्स्ट की बात करते हैं वाई वोट कांग्रेस।
वाई वोट कांग्रेस, इसकी बात कर लेते हैं। ये हो गया दोस्तों। उसके बाद में कांग्रेस के इतिहास से संबंधित 60 ईयर ऑफ कांग्रेस भी लिखा है उनके द्वारा। कांग्रेस के इतिहास से संबंधित 60 ईयर ऑफ कांग्रेस भी उनके द्वारा लिखा गया। फिर नेक्स्ट अगली बात करते हैं हम लोग। अगला है दोस्तों यहाँ पर फंडामेंटल्स ऑफ इंडियन पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। फंडामेंटल्स ऑफ इंडियन पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, फंडामेंटल्स ऑफ इंडियन पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों फीदर्स एंड स्टोन। जल्दी से फटाफट नोट डाउन कर लीजिएगा, फीदर्स एंड स्टोन। कोई भी पुस्तक आप लोगों की इनसे पूछी जा सकती है। फिर हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस वॉल्यूम सेकंड, हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस वॉल्यूम सेकंड। इनका जो सबसे चर्चित पुस्तक था वो हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस ही था, अर्थात कांग्रेस का इतिहास ही था। फिर करंट हिस्ट्री इन क्वेश्चन एंड आंसर, करंट हिस्ट्री इन क्वेश्चन एंड आंसर, ये भी इनकी किताब थी। तो इनकी कई सारी किताबें दोस्तों। पहले हमारे राज्यपाल रहे हैं, इसलिए हमें सारी किताबों के विषय में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फिर हमारे माइंड के अंदर एक क्वेश्चन आता है कि सर इतनी सारी किताबें हम लोग याद कैसे करेंगे, इतनी सारी किताबें हम लोग याद कैसे करेंगे। तो भाई साहब देखो, कुछ किताबें तो पढ़ते समय ही माइंड के अंतर्गत रह जाती हैं। जब हम लोग 2 से 3 बार रिवीजन करेंगे तो वो माइंड के अंतर्गत रह जाएंगी। और जब 4 ऑप्शंस आपके सामने आएंगे तो 4 ऑप्शंस में से आप क्लिक कर लोगे, आप सही आंसर दे दोगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन कम से कम इन किताबों को 3 बार रिवाइज जरूर कर लेना, ठंडे दिमाग से रिवाइज करना, स्ट्रेस में जल्दी जल्दी बिल्कुल भी रिवाइज मत करना, है ना। आप लोग आंसर बना दोगे। चलिए, तो ये हो गई इनकी किताबें मित्रों, ये हो गई इनकी किताबें। फिर उसके बाद में अगले राज्यपाल के विषय में बात करते हैं हम लोग। अगले जो राज्यपाल है दोस्तों उनका नाम है श्री हरि विनायक पाटस्कर जी, श्री हरि विनायक पाटस्कर जी गाइस। तो श्री हरि विनायक पाटस्कर जी का जन्म कहां पर हुआ? इनका जन्म महाराष्ट्र राज्य के पूना जिले के इंदापुर नामक गांव में हुआ। तो जन्म पूना जिला, महाराष्ट्र, इंदापुर, ऐसा आप लोग लिख सकते हैं। इनका चित्र देख लीजिए आप लोग, ये चित्र है इनका श्री हरिविनायक पाटस्कर जी का, है ना। श्री हरिविनायक पाटस्कर जी का ये चित्र है। अच्छा, एक बात आप पट्टाभी सीतारामैया जी में और ऐड कर लीजिएगा, पट्टाभी सीतारामैया जी में एक बात आप लोग और ऐड कर लीजिएगा कि यह संविधान सभा के सदस्य रहे हैं, संविधान सभा के सदस्य रहे हैं। पट्टाभी सीतारामैया जी में ये पॉइंट आप लोग ऐड कर लीजिए। फिर आते हैं हम लोग हरिविनायक पाटस्कर जी की तरफ। हरिविनायक पाटस्कर जी का जन्म जो है आप लोगों ने लिख लिया है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल ये है कब से कब तक रहे हैं, चाहे तो आप लोग डेट लिखें अथवा ना लिखें, कम से कम ईयर तो हम लोग लिख ही सकते हैं। 1957 से लेकर के दोस्तों, 1957 से लेकर के तो 1965 तक ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। तो 57 से 65 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। और अगर हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश में सबसे अधिक अवधि के राज्यपाल रहे हैं। तो ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा समय तक राज्यपाल कौन रहे हैं, तो हरिविनायक पाटस्कर जी रहे हैं। सबसे कम समय तक कौन रहे हैं, तो बी पट्टाभी सीतारामैया जी रहे हैं। ये क्वेश्चंस आप लोगों से हो सकते हैं। फिर बात करते हैं केंद्र सरकार में विधि एवं नागरिक उड्डयन मंत्री भी रहे, हरिविनायक पाटस्कर जी की बात कर रहे हैं। केंद्र सरकार के अंतर्गत विधि एवं नागरिक उड्डयन मंत्री भी रहे हैं। आप लोगों से ये क्वेश्चन भी हो सकता है, और पहले व्यापम में इस तरीके के क्वेश्चंस भी हुए हैं कि मध्य प्रदेश सरकार में, मध्य प्रदेश के ऐसे राज्यपाल जो केंद्र सरकार में विधि मंत्री रहे, मध्य प्रदेश के ऐसे राज्यपाल जो केंद्र सरकार के अंतर्गत नागरिक उड्डयन मंत्री रहे। ये क्वेश्चन आप लोगों के प्री के अंतर्गत पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फिर जब ये विधि मंत्री थे तब इनके द्वारा एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया गया था। जब ये विधि मंत्री थे तो इनके द्वारा एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया गया था। वो क्या किया गया था कि हिंदू कोड बिल, हिंदू कोड बिल इनके माध्यम से बनाया गया था, जिसमें हिंदू समाज के अंतर्गत महिलाओं को अधिकार प्रदान किए गए। और इसलिए यह बिल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भारत के अंदर समाज सुधार से संबंधित। तो ये बिंदु नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग कि इनके विधि मंत्री रहते, इनके विधि मंत्री रहते भारत में हिंदू कोड बिल पारित किया गया था। इनके विधि मंत्री रहते भारत में
हिंदू कोड बिल पारित किया गया था। भारत में हिंदू कोड बिल पारित किया गया था। फिर उसके बाद दोस्तों ये पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत की संविधान सभा के ये सदस्य रहे हैं। ये बिंदु भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि यह भारत की संविधान सभा के सदस्य रहे हैं। तो पट्टाभी सीतारामैया जी भी हो गए और हरिविनायक पाटस्कर जी भी हो गए, जो भारतीय संविधान सभा के सदस्य रहे हैं। फिर इसके बाद आगे की बात करें तो पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है 1963 में इनको। भारत के दूसरे सर्वोच्च सम्मान, भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण ही आता है भारत के अंदर। तो 1963 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा ये वकील भी थे। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग ये बंबई उच्च न्यायालय में, और उसके बाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत एडवोकेट भी रहे। जल्दी से फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। पद्म विभूषण 1963, भारत में बंबई उच्च न्यायालय। बंबई उच्च न्यायालय के साथ साथ यह जो है सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत भी क्या रहे, सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत भी यह एडवोकेट का काम किया इन्होंने। फटाफट आप लोग नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। फिर इसके बाद आगे की बात करें तो चूंकि ये बंबई राज्य से संबंधित थे, इसलिए 1926 में बंबई विधानसभा के अंतर्गत विधान परिषद उसके सदस्य भी रहे। बंबई विधान परिषद के मित्रों ये सदस्य भी रहे। तो ये भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए के विषय में कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से ये वाला पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट। कहाँ कोई भी प्रश्न इनसे संबंधित आप लोगों से पूछा जा सकता है। अब आगे की बात करते हैं। अगले व्यक्ति जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे, तीसरे राज्यपाल, उनका नाम क्या है? उनका नाम है श्री केसी रेड्डी साहब। श्री केसी रेड्डी साहब का फुल नेम आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो क्या संबल्ली चेंगल राव रेड्डी। जल्दी से लिख लीजिए, क्या संबल्ली चेंगल राव रेड्डी। तो बहुत ही आसान सा और सरल नाम है। जन्म की बात कर लेते हैं तो कहाँ पर जन्म हुआ? कर्नाटक के मैसूर राज्य के कोलार जिले में इनका जन्म हुआ है। कर्नाटक के मैसूर राज्य के कोलार में इनका जन्म हुआ है। फिर आगे की बात करें तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल कब से कब तक रहे? ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल 2 बार रहे हैं, 1965 से 1966 के बीच में, और फिर उसके बाद में 1966 से 1971 के बीच में। मध्य प्रदेश के 2 बार राज्यपाल रहे, 65 से 66 और 66 से लेकर के 71 तक 2 बार ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। फिर उसके बाद बात करें कि पहले ऐसे व्यक्ति जो मध्य प्रदेश के 2 बार राज्यपाल बने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले ऐसे व्यक्ति कौन है जो मध्य प्रदेश के 2 बार राज्यपाल रहे? श्री केसी रेड्डी साहब रहे। ये क्वेश्चंस आ सकते हैं आप लोगों के। फिर उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट इनसे संबंधित है कि यह कर्नाटक में, जो आज कर्नाटक के नाम से जाना जा रहा है, उस समय वह मैसूर के नाम से जाना जाता था, मैसूर राज्य से भारतीय संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे। मैसूर राज्य से भारतीय संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे। ये इनके विषय में इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में मैसूर राज्य जो वर्तमान में अब कर्नाटक के नाम से जाना जा रहा है, मैसूर राज्य जो अब कर्नाटक के नाम से जाना जा रहा है, वहां के पहले ये मुख्यमंत्री भी बने। केसी रेड्डी साहब के विषय में बात चल रही है, वहां के ये पहले मुख्यमंत्री भी बने। तो नोट कर लीजिएगा आप लोग, मैसूर राज्य जो अब कर्नाटक के नाम से जाना जा रहा है, का पहला मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ इनको, के पहले मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ इनको। इनके द्वारा 1930 में प्रजा पक्ष पीपुल्स पार्टी की स्थापना की गई। 1930 में प्रजा पक्ष पीपुल्स पार्टी की स्थापना की गई। फिर उसके बाद में यह 52 से लेकर के 57 तक, यह 1952 से लेकर के 1957 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे। 52 से 57 तक राज्यसभा के दोस्तों यह सदस्य भी रहे। उसके बाद केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे। तो मैंने आपको बताया भी है कि इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि भाई साहब ये कब से कब तक केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देखें हम लोग,
तो केंद्रीय आवास एवं आपूर्ति मंत्री रहे। हो सकता है क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश के ऐसे राज्यपाल जो केंद्रीय आवास एवं आपूर्ति मंत्री रहे, केंद्रीय आवास एवं आपूर्ति मंत्री रहे, तो वो कौन है? तो वह केसी रेड्डी साहब है। फिर उसके बाद में भारत सरकार के अंतर्गत वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री भी रहे। तो मध्य प्रदेश के ऐसे राज्यपाल जो केंद्र सरकार के अंतर्गत वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री भी रहे, उनका नाम क्या है? श्री केसी रेड्डी साहब। फुल नाम है केसंबल्ली चेंगलराव रेड्डी साहब। फिर इनके विषय में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों, जो कि क्वेश्चन भी आ चुका है व्यापम के अंतर्गत, कि मध्य प्रदेश के ऐसे राज्यपाल जिनको हिंदी नहीं आती थी, ये हिंदी भाषी राज्य के राज्यपाल रहे लेकिन इन्हें हिंदी नहीं आती थी। तो मध्य प्रदेश के ऐसे राज्यपाल जिन्हें हिंदी नहीं आती थी, उनका नाम क्या है? केसी रेड्डी साहब। नोट कर लीजिएगा लास्ट वाला बिंदु, कि ऐसे राज्यपाल जिन्हें हिंदी नहीं आती थी, ऐसे राज्यपाल जिन्हें हिंदी नहीं आती थी। नोट कर लिया है आप सभी विद्यार्थियों ने? चलिए आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट, अगले जो हमारे जो राज्यपाल रहे हैं उनका नाम है पीवी दीक्षित साहब। पीवी दीक्षित साहब जो थे वह कार्यवाहक राज्यपाल बने थे। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, जस्टिस पीवी दीक्षित, जिन्हें हम लोग फुल फॉर्म बात करें तो पुरुषोत्तम विनायक दीक्षित कहते हैं। पीवी दीक्षित अर्थात पुरुषोत्तम विनायक दीक्षित, ये मध्य प्रदेश के पहले कार्यवाहक राज्यपाल बने। अर्थात जब राज्यपाल के पद पर कोई ना हो तो कोई व्यक्ति अगर उनका पद संभालता है तो उसे कार्यवाहक राज्यपाल कहते हैं कुछ समय के लिए। तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए, मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल कब बने हैं? ये फरवरी 1966 में बने। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल फरवरी 1966 में बने। क्योंकि ये पहले हैं इसलिए इनका सन पूछा जा सकता है कि पुरुषोत्तम विनायक दीक्षित साहब मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल कौन से सन में बने थे? तो 1966 में बने थे। फिर उसके बाद अगला बात करें तो ये लिख लीजिएगा, मध्य प्रदेश के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल। नोट कर लीजिए, मध्य प्रदेश के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल। फिर मध्य प्रदेश के पहले लोकायुक्त भी रहे हैं, तो ये नोट कर लीजिए। फिर इस पॉइंट को समझाते हैं। मध्य प्रदेश के पहले लोकायुक्त रहे हैं, अर्थात मध्य प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने से संबंधित एक संस्था है जिसको हम लोग लोकायुक्त उपलोकायुक्त संस्था कहते हैं। अगर मान लीजिए कोई रिश्वत ले रहा है तो जो ले रहा है उसके खिलाफ शिकायत होती है, फिर लोकायुक्त पुलिस जाकर के उस अधिकारी को पकड़ती है कि आप रिश्वत ले रहे हो, रंगे हाथों पकड़ती है, रिश्वत लेते हुए पकड़ती है। तो ये लोकायुक्त उपलोकायुक्त संस्था है। और मध्य प्रदेश के अंतर्गत पहले जो लोकायुक्त बने थे वह पुरुषोत्तम विनायक दीक्षित साहब ही बने थे। फिर बात करें तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश भी रहे 1959 में। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश भी रहे 1959 में। तो ये ईयर के साथ में आप लोगों को इसको नोट डाउन करना है क्योंकि आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए फिर आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट अगला बिंदु देखें अगर हम लोग, अगले महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ लिखा हुआ है श्री सत्यनारायण सिन्हा जी। ये है श्री सत्यनारायण सिन्हा जी। श्री सत्यनारायण सिन्हा जी, एक एक करके बिंदु देखते हैं और आने वाले प्रश्नों के ऊपर चर्चा करते हैं। श्री सत्यनारायण सिन्हा जी, तो श्री सत्यनारायण सिन्हा जी जो थे उनका जन्म कहाँ पर हुआ? दरभंगा बिहार में इनका जन्म हुआ। नोट कर लीजिएगा, कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि इन राज्यपाल का जन्म कहाँ पर हुआ, इन राज्यपाल का संबंध कौन से राज्य से है। इस तरीके का क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। जयप्रकाश नारायण आंदोलन के स्तंभ थे। भारत के अंतर्गत व्यवस्था सुधार से संबंधित एक बहुत बड़ा आंदोलन था और उस आंदोलन के ये आधार स्तंभ भी रहे हैं, मतलब इन्होंने काम किया है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के ऐसे राज्यपाल जो जेपी आंदोलन के आधार स्तंभ रहे, जिन्होंने जेपी आंदोलन के अंतर्गत बहुत काम किया, तो वह थे श्री सत्यनारायण सिन्हा जी। फिर ये बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। इस तरीके का क्वेश्चन पुराने एग्जाम के अंतर्गत आ चुका है। जैसे आपसे पूछा गया है कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री रहे, तो अब ऐसा भी तो हो सकता है मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो बिहार राज्य के मुख्यमंत्री रहे, तो कौन है? श्री सत्यनारायण सिन्हा साहब है। फिर उसके बाद आगे की बात करें कि इनको प्यार से लोग किस नाम से पुकारते थे,
तो सत्यनारायण सिन्हा साहब को प्यार से लोग छोटे साहब कहते थे। तो ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग कि प्यार से लोग इन्हें छोटे साहब कह करके पुकारते थे। प्यार से लोग इन्हें छोटे साहब कह करके और पुकारते थे। आगे की बात करें अगर हम लोग, तो यह केंद्र सरकार में संसदीय कार्य राज्य मंत्री भी रहे हैं। केंद्र सरकार के अंतर्गत ये संसदीय कार्य राज्य मंत्री भी रहे हैं। प्रश्न हो सकता है कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो केंद्र सरकार में संसदीय कार्य राज्य मंत्री रहे, तो वह है सत्यनारायण सिन्हा साहब। राज्य मंत्री क्या होते हैं मित्रों? महत्वपूर्ण मंत्रालय जो होते हैं, उन मंत्रालयों के अंतर्गत जो विभाग होते हैं वह कहलाते हैं, विभाग जो होते हैं उनके जो मंत्री कहलाते हैं वो राज्य मंत्री कहलाते हैं। तो कैबिनेट मंत्रालय के अधीन काम करते हैं राज्य मंत्री। तो ये संसदीय कार्य राज्य मंत्री भी रहे केंद्र सरकार के अंतर्गत। फिर उसके बाद में दोस्तों अगला बिंदु है इनसे संबंधित कि ये केंद्र सरकार के अंतर्गत सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी रहे सत्यनारायण सिन्हा जी। केंद्र सरकार में सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी रहे। स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मंत्री भी रहे। स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मंत्री भी रहे और नगरीय विकास मंत्री भी रहे। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी रहे, स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मंत्री भी रहे, नगरीय विकास मंत्री भी रहे। इंडिविजुअल यहां से आपका क्वेश्चन आ सकता है, आया भी है पहले व्यापम के अंतर्गत कि भारत के ऐसे राज्यपाल, सॉरी मध्य प्रदेश के ऐसे राज्यपाल जो केंद्र सरकार में रेलवे मंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे। इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो इंडिविजुअल यहां से किसी भी पद पे जो रहे हैं वहां से क्वेश्चन हो सकता है। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इन्होंने इन्होंने संयुक्त राष्ट्र की अंतरराष्ट्रीय समिति में एशिया का प्रतिनिधित्व किया है। कितने बड़े व्यक्ति थे ये वार्ता, इस बात से ये समझ आता है हमें कि पूरे एशिया कॉन्टिनेंट का प्रतिनिधित्व किया था संयुक्त राष्ट्र की सभा में इन्हें, संयुक्त राष्ट्र की समिति में इनके माध्यम से। तो ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र की संयुक्त राष्ट्र की अंतरराष्ट्रीय समिति में संयुक्त राष्ट्र की अंतरराष्ट्रीय समिति में एशिया का प्रतिनिधित्व किया। संयुक्त राष्ट्र की अंतरराष्ट्रीय समिति में एशिया का प्रतिनिधित्व इनके द्वारा किया गया था दोस्तों। फिर आगे की बात करें तो अगला है दोस्तों, यहां पर देखें कि सांसदों के लिए मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित एक समिति, उसके ये क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे दोस्तों। तो उसके अध्यक्ष बने थे, इसलिए इनको केंद्रीय कैबिनेट स्तर का मंत्री का दर्जा भी प्राप्त हुआ था। केंद्र सरकार के कैबिनेट स्तर का मंत्री का दर्जा इनको प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पर लिख लें, सांसदों के लिए मानवाधिकार के उल्लंघन, सांसदों के लिए मानवाधिकार उल्लंघन की अंतरराष्ट्रीय विशेष समिति, इंटरनेशनल स्पेशल कमिटी 1977 से लेकर के 88 तक ये उसके अध्यक्ष रहे। 1977 से लेकर के 88 तक ये उसके अध्यक्ष रहे, इसलिए इनको कैबिनेट मंत्री स्तर का दर्जा भी प्राप्त हुआ था। कैबिनेट मंत्री स्तर का इनको दर्जा भी प्राप्त हुआ था श्री सत्यनारायण सिन्हा साहब। फिर उसके बाद दोस्तों 1977 से लेकर के तो 1979 के बीच में, 1979 के बीच में यह अध्यक्ष भी रहे हैं। यह प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष रहे हैं। प्राक्कलन समिति क्या है उसके विषय में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। पहले 77 से 79 के बीच में लोकसभा की प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष रहे। हमारे यहाँ पर दोस्तों केंद्र सरकार जो होती है उसके द्वारा जो पैसा खर्च किया जाता है उसको देखने के लिए हमारे यहाँ पर 3 वित्तीय समितियां होती हैं। एक होती है लोक लेखा समिति जो केंद्र सरकार की आय और व्यय की जांच करती है। एक सार्वजनिक उपक्रम समिति होती है जो केंद्र सरकार की कंपनियों की आय व्यय का जांच करती है। एक प्राक्कलन समिति होती है जो केंद्र सरकार के द्वारा किए जाने वाले खर्चों में मितव्ययता की सिफारिश करती है कि कहां पर आप कम खर्च कर सकते हो, कहां पर आप पैसा बचा सकते हो, उसके संबंध में ये सिफारिश करती है प्राक्कलन समिति। और प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष रहे हैं श्री सत्यनारायण सिन्हा साहब जी। फिर इसके आगे की बात करें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा, अर्थात के 1977 जब मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा, उस समय राष्ट्रपति
मतलब राज्यपाल थे। तो प्रथम राष्ट्रपति शासन के समय, प्रथम राष्ट्रपति शासन के समय ये राज्यपाल थे, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। प्रथम राष्ट्रपति शासन के समय ये राज्यपाल थे, प्रथम राष्ट्रपति शासन के समय ये राज्यपाल थे। फिर उसके बाद आगे की बात करें तो अगले व्यक्ति की तरफ चलते हैं। अगले महत्वपूर्ण व्यक्ति, इनका नाम नोट डाउन कर लीजिए। इनका नाम है श्री निरंजन नाथ वांचू जी। श्री निरंजन नाथ वांचू जी कुछ इस तरीके से दिखते थे। देखिए आप लोग, कितने गद्दावर व्यक्ति थे, कितने जो है स्टैंडर्ड तरीके से उन्होंने फोटो खिंचवाया हुआ है। तो ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल कब से कब तक रहे? मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं 14/10/1977 से लेकर के तो 16/8/1978 तक रहे हैं। 14/10/77 से 16/8/78 तक ये राज्यपाल रहे हैं। इनके विषय में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ। तो मध्य प्रदेश में जन्म लेने वाले पहले राज्यपाल निरंजन नाथ वांचू जी। तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ ये देख लीजिए दोस्तों। जन्म हुआ सतना डिस्ट्रिक्ट में। तो मध्य प्रदेश में इन्होंने जन्म लिया, ऐसा पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए कि मध्य प्रदेश में जन्म लेने वाले पहले राज्यपाल हैं। फिर उसके बाद में दोस्तों ये एक वरिष्ठ सिविल सेवक रहे हैं। वरिष्ठ सिविल सेवक अर्थात एक आईएएस अधिकारी रहे हैं। और बाद में फिर केरल राज्य के क्या बने? राज्यपाल बने। और मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपाल बने। तो ये भी यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल करके आ जाता है कि अगर आप लोगों से प्रश्न पूछा जाए कि केरल राज्य के राज्यपाल कौन बने, जो मध्य प्रदेश के भी राज्यपाल रहे, तो निरंजन नाथ वांचू साहब थे। मध्य प्रदेश के ऐसे राज्यपाल जो कि मध्य प्रदेश के ऐसे राज्यपाल जो कि केरल राज्य के भी राज्यपाल बने, तो वो बने अपने निरंजन नाथ वांचू जी। आगे की बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट व्यक्ति, अगले व्यक्ति का नाम है चेप्पुदिरा मुथाना पुनाचा जी। ये भी बड़ा ही सरल और स्वीट नाम है आप लोगों के लिए, चेप्पुदिरा मुथाना पुनाचा जी। श्री चेप्पुदिरा मुथाना पुनाचा जी, इनका चित्र मुझे नहीं मिल पाया, इसलिए चित्र यहाँ पर हम लोग नहीं लगा पाए हैं। तो ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल कब से कब तक रहे, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर पूरा नोट नहीं करना है तो कम से कम ईयर जरूर नोट कर लीजिएगा आप लोग। 1978 से लेकर के तो 1980 के बीच में रहे हैं। 1978 से लेकर के 1980 के बीच में सीएम पुनाचा जी मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। फिर इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो कुर्ग कर्नाटक में इनका जन्म हुआ था। मैंने बोला है आप लोगों को कि किसी भी व्यक्ति का कहाँ पर जन्म हुआ है जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं, आपको याद रखना है कि उनका जन्म कहाँ पर हुआ था। पूछा जा सकता है कि उनका संबंध मुख्यतः कौन से राज्य से, तो चेप्पुदिरा मुथाना पुनाचा जी का संबंध कर्नाटक से, केसी रेड्डी साहब का भी संबंध कर्नाटक से ही था। फिर यहाँ पर देखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कुर्ग राज्य से भारतीय संविधान सभा के सदस्य बने। कुर्ग राज्य से भारतीय संविधान सभा के सदस्य बने, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, है ना। तो अभी आप लोग देखें अगर यहाँ पर, तो अभी आप लोग देखें तो कितने ऐसे लोग हो चुके हैं जो मध्य प्रदेश राज्य के तो राज्यपाल बने ही बने हैं, साथ में वह संविधान सभा के भी क्या रहे हैं, सदस्य रहे। तो मध्य प्रदेश के राज्य के राज्यपाल रहते रहते संविधान सभा के सदस्य भी रहे। तो देखें, तो पट्टाभी सीतारामैया जी, फिर उसके बाद में हरिविनायक पाटस्कर जी, केसी रेड्डी साहब और सीएम पुनाचा साहब, मतलब 4 लोग हैं जो संविधान सभा के सदस्य रहे। क्वेश्चन आया हुआ है और आगे भी पूछा जाएगा, तो लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए कि कुर्ग राज्य से भारत की संविधान सभा के सदस्य चुने गए। कुर्ग राज्य से भारत की संविधान सभा के ये सदस्य चुने गए। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्वतंत्रता के बाद कुर्ग राज्य से मुख्यमंत्री भी बने। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, इस पॉइंट को पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के ऐसे राज्यपाल जो कुर्ग राज्य के, मध्य प्रदेश के ऐसे राज्यपाल जो कुर्ग राज्य के मुख्यमंत्री बने, तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। केंद्र के अंतर्गत वित्त राज्य मंत्री रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ये तो, केंद्र सरकार में वित्त राज्य मंत्री रहे। मध्य प्रदेश के ऐसे राज्यपाल केंद्र राज्य में वित्त राज्य मंत्री रहे, चेप्पुदिरा मुथाना पुनाचा जी, नोट कर लिए, केंद्र में वित्त राज्य मंत्री रहे हैं, केंद्र के अंतर्गत वित्त राज्य मंत्री रहे। फिर उसके बाद केंद्र सरकार में ही और भी कई पदों पर ये रहे हैं, जैसे परिवहन, विमानन, शिपिंग और पर्यटन राज्य मंत्री, परिवहन,
विमानन, शिपिंग एवं पर्यटन राज्य मंत्री। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिएगा इसको कि कहाँ पर ये रहे हैं, परिवहन, विमानन, शिपिंग और पर्यटन राज्य मंत्री। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन आ सकता है कि इस मंत्रालय के पद पर रहे मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है। तो नोट कर लिए, परिवहन, विमानन, शिपिंग एवं पर्यटन राज्य मंत्री। फिर उसके बाद केंद्र में इंदिरा गांधी सरकार में, केंद्र में जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी उस समय की बात करते हैं, उन्होंने भारत के रेल मंत्री का काम भी किया। तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो रेल मंत्री भी रहे, सीएम पुनाचा जी। ठीक है। और इसके अलावा इस्पात एवं भारी इंजीनियरिंग मंत्री भी रहे, इस्पात एवं भारी इंजीनियरिंग मंत्री भी रहे चेप्पुदिरा मुथाना पुनाचा जी। नोट करते जाएं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे, कहीं से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद 3 बार उड़ीसा राज्य के राज्यपाल रहे, 3 बार उड़ीसा राज्य के राज्यपाल रहे। क्वेश्चन आ सकता है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो उड़ीसा राज्य के भी राज्यपाल रहे, सीएम पुनेचा जी। और एक इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत जब द्वितीय राष्ट्रपति शासन लगा तब ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। तो यहां पर लिखा हुआ है, नोट कर लीजिएगा, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में द्वितीय राष्ट्रपति शासन के समय, द्वितीय राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल रहे हैं। द्वितीय राष्ट्रपति शासन के समय यह राज्यपाल रहे हैं सीएम पुनाचा जी, चेप्पुदिरा मुथाना पुनाचा जी साहब। कोई भी पॉइंट रह गया हो तो फटाफट नोट डाउन कर लीजिएगा। अगले जो राज्यपाल हैं उनकी तरफ हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं, अगले जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं उनकी तरफ दोस्तों हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं। तो अगले राज्यपाल का नाम है श्री भगवत दयाल शर्मा जी, श्री भगवत दयाल शर्मा जी, हेडिंग डाल लीजिएगा, श्री भगवत दयाल शर्मा जी। यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है श्री भगवत दयाल शर्मा जी। श्री भगवत दयाल शर्मा जी मध्य प्रदेश के राज्यपाल कब से कब तक रहे? श्री भगवत दयाल शर्मा जी मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे 30/4/1980 से लेकर के तो 25/5/1981 तक। आप लोग चाहें तो केवल साल भी लिख सकते हैं, 1980 से 1981 के बीच में, क्योंकि यहाँ पर डेट याद रखने की जरूरत नहीं है। तो 1980 से 81 के बीच में भगवत दयाल शर्मा जी राज्यपाल रहे। और ये क्वेश्चन आ सकता है कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ? हरियाणा में हुआ। इनसे संबंधित एक क्वेश्चन आया हुआ भी है। जन्म कहाँ पर हुआ दोस्तों? हरियाणा में हुआ। ये हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ये एमपीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है आप लोगों से, है कि नहीं? तो यहाँ पर लिखा हुआ है हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री भी रहे। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिएगा, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री भी रहे हैं कौन? श्री भगवत दयाल शर्मा जी। फिर उसके बाद ये उड़ीसा राज्य के राज्यपाल भी रहे, ये भी नोट डाउन कर लीजिए। तो सीएम पुनाचा जी के बाद में यह उड़ीसा राज्य के राज्यपाल भी रहे हैं भगवत दयाल शर्मा जी। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी है कि मध्य प्रदेश के ऐसे राज्यपाल जिन्हें कार्यकर्ता पंडित जी के नाम से जानते थे, तो भगवत दयाल शर्मा जी। यहां पर लिखिए, कार्यकर्ताओं के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच भगवत दयाल शर्मा, भगवत दयाल शर्मा पंडित जी के नाम से प्रसिद्ध थे। पंडित जी के नाम से प्रसिद्ध थे भगवत दयाल शर्मा जी दोस्तों, वह पंडित जी के नाम से प्रसिद्ध थे। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, फटाफट नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद आगे की बात करें अगर हम लोग नेक्स्ट, तो अगला बिंदु आप लोगों का आ जाता है, अगले व्यक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। अच्छा, भगवत दयाल शर्मा जी जो थे दोस्तों, भगवत दयाल शर्मा जी के विषय में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे आप लोगों ने नोट डाउन कर लीजिए। कोई दिक्कत तो नहीं इनके विषय में? अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे आप लोग मैसेज कर सकते हैं, है ना? भगवत दयाल शर्मा जी, ठीक है। अच्छा हाँ, इनके विषय में एक पॉइंट और है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। सर्वाधिक 3 बार मध्य प्रदेश के राज्यपाल बने हैं, है ना? भगवत दयाल शर्मा जी के विषय में बात है, सर्वाधिक 3 बार राज्यपाल नियुक्त हुए हैं अलग अलग राज्यों के। तो चलो ठीक है, ये तो अपने लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको छोड़ देते हैं। अब आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट अगले व्यक्ति पर आ जाएं आप लोग। अगले व्यक्ति का नाम है जस्टिस श्री गुरु प्रसन्न, जस्टिस श्री गुरु प्रसन्न सिंह। ये भी कार्यवाहक राज्यपाल थे।
अर्थात अगर मान लीजिए कोई राज्यपाल के पद पर नहीं है तो कुछ समय के लिए जो राज्यपाल का पद का काम करने के लिए आते हैं उनको हम लोग कार्यवाहक राज्यपाल बोलते हैं। तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? जस्टिस गुरु प्रसन्न सिंह जी का रीवा जिले के रायपुर में हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इनका जन्म भी मध्य प्रदेश में हुआ। एक हमने इसके पहले पढ़ा था है ना, और ये दूसरे व्यक्ति हो गए। तो ये दूसरे व्यक्ति हो गए जिनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ, श्री गुरु प्रसन्न सिंह। कार्यवाहक ही भले से रहे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के अंतर्गत ये एडिशनल जज के रूप में काम किया इन्होंने, नोट कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में एडिशनल जज के रूप में किसने काम किया? तो श्री गुरु प्रसन्न सिंह जी ने काम किया। इनकी पुस्तक का क्या नाम है वो भी पूछा जा सकता है कि गुरु प्रसन्न सिंह जी की पुस्तक कौन सी है, या इस पुस्तक के लेखक मध्य प्रदेश के कौन राज्यपाल रहे हैं? तो यहाँ लिखा हुआ प्रिंसिपल ऑफ स्टेचुअरी, प्रिंसिपल ऑफ स्टेचुअरी इंटरप्रिटेशन 1966 में प्रकाश हुई। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये हो जाएंगे आपके श्री गुरु प्रसन्न सिंह। इनके विषय में इतना ही है, ज्यादा डीपली नॉलेज लेने की जरूरत भी नहीं है। केवल आप लोग ये याद रख लीजिएगा कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? जन्म हुआ था अपने रीवा के अंतर्गत रायपुर स्थान पर। फिर अगले व्यक्ति की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट व्यक्ति आप लोग के लिए आ जाते हैं, उनका नाम है श्री के एम चांडी साहब। जल्दी से नोट डाउन करें, श्री के एम चांडी साहब। ये हैं श्री के एम चांडी साहब। श्री के एम चांडी साहब का जन्म कहाँ पर हुआ था? केरल राज्य में हुआ था, कोट्टायम जिला, केरल। नोट कर लीजिएगा। के एम चांडी साहब का जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था केरल राज्य के अंतर्गत कोट्टायम में इनका जन्म हुआ था। के सी रेड्डी साहब इनका, ठीक है। फटाफट नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इसके बाद बात करें तो मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपाल कब से कब तक रहे हैं? मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपाल रहे हैं 1984 से लेकर के तो 1987 के बीच में। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपाल कब से कब तक रहे हैं? 1984 से लेकर के तो 1987 के बीच में मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपाल रहे। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर उसके बाद में के सी रेड्डी की बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। अभी के सी रेड्डी साहब की बात कर रहे हैं हम लोग। ओ सॉरी, के एम चांडी साहब की बात कर रहे हैं। के एम चांडी साहब की बात कर रहे हैं, के सी रेड्डी नहीं, के एम चांडी साहब की बात कर रहे हैं। राज्यपाल कब से कब तक? भोपाल गैस कांड के समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भोपाल गैस कांड के समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे। जल्दी से लिख लीजिएगा, के एम चांडी साहब। भोपाल राज्य के भोपाल के अंतर्गत ये क्या थे दोस्तों? जब गैस कांड हुआ उस समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। मध्य प्रदेश, गुजरात तथा राज्यों के पूर्व राज्यपाल रहे। तो मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य के राज्यपाल भी रहे हैं, ये भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। पौंडीचेरी के उपराज्यपाल भी बने। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इनके विषय में। देखो क्या क्या हुआ इनका, इनसे संबंधित क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि यह कोट्टायम जिला केरल से संबंधित है। तो कौन है? के एम चांडी साहब। फिर उसके बाद भोपाल गैस कांड के समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन रहे हैं? ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ चुका है कि उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री अर्जुन सिंह जी थे। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि उस समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन थे? तो उनका नाम है के एम चांडी साहब। फिर उसके बाद आगे की बात करें तो ये मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों राज्य के राज्यपाल रहे, अर्थात के एम चांडी साहब गुजरात राज्य के भी राज्यपाल रहे। पुडुचेरी के यह क्या रहे? उपराज्यपाल भी बने हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिएगा कि पुदुचेरी के यह उपराज्यपाल भी रहे। नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद आगे की बात करें तो जस्टिस एन डी ओझा, ये अगले व्यक्ति थे जो कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में रहे। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। अभी जितने भी कार्यवाहक राज्यपाल हैं सबको मैं आप लोगों को एक साथ लास्ट में करवा दूंगा कि कौन कौन कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में रहे, लेकिन आप लोग एक के बाद एक के बाद एक के बाद लिखते चले, ताकि आप लोगों को माइंड में तो रही रहे कि कौन कौन लोग कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में काम कर चुके हैं। जस्टिस एन डी ओझा, नोट डाउन कर लीजिए, ये मध्य प्रदेश में कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में काम कर चुके हैं। अब इनके विषय में ज्यादा कुछ भी नहीं, आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बस इतना याद रखिएगा कि जस्टिस एन डी ओझा मध्य प्रदेश के पहले कार्यवाहक राज्यपाल रहे। फिर उसके बाद में आते हैं श्रीमती सरला ग्रेवाल। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिएगा, श्रीमती सरला ग्रेवाल।
श्रीमती सरला ग्रेवाल जी का चित्र है जो आप लोगों को दिख रहा है ना। ये भी एक आईएएस अधिकारी थी। यहाँ पर बात करते हैं कि मध्य प्रदेश की ये राज्यपाल कब से कब तक रही है दोस्तों। मध्य प्रदेश की राज्यपाल रही है 1989 से लेकर के तो 1990 तक, मतलब कि कुल मिलाकर के 1 साल से थोड़ा सा ज्यादा समय ये मध्य प्रदेश की क्या रही है, राज्यपाल रही। अब बात यहाँ पर आती है कि पहली महिला राज्यपाल रही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कई बार एग्जाम के अंतर्गत क्वेश्चन आ चुका है कि मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन रही। तो कौन रही है, श्रीमती सरला ग्रेवाल रही है। फिर ये भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी भी थी, अर्थात यह क्या थी, आईएएस ऑफिसर थी। ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी थी, भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी थी। अब आईएएस अधिकारी को बड़े बड़े पद मिलते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, यह शिक्षा संचालक बनने वाली पहली अधिकारी थी। भारत के अंतर्गत शिक्षा संचालक बनने वाली पहली महिला अधिकारी थी। ये क्वेश्चन आ सकता है कि भारत के अंतर्गत शिक्षा संचालक बनने वाली पहली महिला अधिकारी जो मध्य प्रदेश की राज्यपाल रही। फिर उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है दोस्तों, यूनिसेफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड के कार्यक्रम समिति की अध्यक्ष भी रही हैं। ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा। यूनिसेफ जो कि यूनाइटेड नेशंस अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ का एक जो है भाग है ना, जो कि शिक्षा और कल्चर को प्रोत्साहित करने का काम करता है। तो यूनिसेफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड कार्यक्रम समिति की अध्यक्ष भी ये चुनी गई। यूनिसेफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड कार्यक्रम समिति की अध्यक्षा भी चुनी गई थी श्रीमती सरला ग्रेवाल। फिर इनके विषय में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी जो थे, है ना, जो पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी साहब थे, उनकी ये क्या रही थी, सचिव भी रही थी। पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की प्रधान सचिव भी रही, प्रधान सचिव भी रही, उनकी सेक्रेटरी के रूप में इनके द्वारा काम किया गया। फिर उसके बाद में दोस्तों, प्रदेश में नियुक्त सर्वाधिक युवा राज्यपाल, प्रदेश के अंतर्गत सर्वाधिक युवा राज्यपाल सरला ग्रेवाल ही रही हैं। मात्र 61 साल की एज में मध्य प्रदेश की राज्यपाल बन गई थी। तो ये भी इनके विषय में इंपॉर्टेंट है, सबसे युवा राज्यपाल मध्य प्रदेश की कौन है, तो श्रीमती सरला ग्रेवाल रही हैं। इनसे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आप लोगों के हो सकते हैं, पहली महिला राज्यपाल, पहली शिक्षा जो है आयुक्त महिला रही, यूनिसेफ का एग्जीक्यूटिव बोर्ड की अध्यक्षा कौन रही, फिर उसके बाद में राजीव गांधी जी की सचिव कौन रही, फिर उसके बाद में प्रदेश में सबसे युवा राज्यपाल कौन रही। तो ये क्वेश्चंस आप लोगों के इनके संदर्भ में पूछे जा सकते हैं। फिर आगे की बात करते हैं दोस्तों, तो अगले व्यक्ति का नाम है कुंवर महमूद अली खान साहब। जो भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं, अगर आप लोगों को मेरी क्लासेस से रिलेटेड पीडीएफ की जरूरत है तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है जीएस विथ लोकेंद्र सर, जीएस विथ लोकेंद्र सर। इस टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और वहां जाकर के आप लोग इससे संबंधित जो है पीडीएफ्स वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट, कुंवर महमूद अली खान साहब। कुंवर महमूद अली खान साहब मध्य प्रदेश के राज्यपाल कब से कब तक रहे हैं ये? मध्य प्रदेश के राज्यपाल ये 1990 से लेकर के तो 1993 तक रहे। केवल ईयर याद रख लीजिएगा, मध्य प्रदेश के राज्यपाल 1990 से 93 तक रहे हैं। ये कुंवर महमूद अली खान साहब का चित्र आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि मध्य प्रदेश में जब तीसरा राष्ट्रपति शासन लगा था, उस समय यह क्या थे, तीसरे राष्ट्रपति शासन के समय ये राज्यपाल थे। मध्य प्रदेश में तीसरे राष्ट्रपति शासन के समय ये राज्यपाल थे। ठीक है, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया था, ये तीसरे राष्ट्रपति शासन के समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। इनका जन्म कब हुआ, इनका जन्म हुआ मेरठ उत्तर प्रदेश में। इनका जन्म हुआ था दोस्तों मेरठ उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। फिर पंचायती राज पर आप लोगों ने सुना होगा, अशोक मेहता समिति आई थी 1967 में। अशोक मेहता समिति के यह क्या बने थे दोस्तों, सदस्य बने थे। अशोक मेहता समिति के ये सदस्य बने, ये भी थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया यहाँ पर। अशोक मेहता समिति के सदस्य बने थे, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिएगा, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति के ये सदस्य बने, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए।
पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति के यह सदस्य बने। तो फटाफट इनके विषय में ये बिंदु जो है दोस्तों आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर आगे की बात करें तो अभी जितना हमने पढ़ा है उतना थोड़ा सा देख लेते हैं। राज्यपाल कब से कब तक? 1990 से 93 तक। तृतीय राष्ट्रपति शासन मध्य प्रदेश में लगा, तब मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे। पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति के ये सदस्य रहे। पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो ये पुराने राजपूत थे, परमार वंश से इनका संबंध रहा है, लेकिन बाद में इन्होंने मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लिया था। तो ये राजपूत हैं, जो परमार राजपूत थे वो ये राजपूत थे, बाद में चल करके इन्होंने मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लिया था। तो यहाँ पर देखें, राजा भोज, राजा भोज और उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य, राजा भोज, उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य और पूर्व काल की धारा नगरी, पूर्व काल की धारा नगरी के, वर्तमान में जिसको हम लोग धार कहते हैं, के कल्याण सिंह के वंशज हैं ये दोस्तों, है ना। अर्थात ये पुराने परमार काल जो हमारा था, परमार राजा हमारे यहाँ पर जो भोज हुए थे, है ना, उनके समय में एक राजपूत ने काम किया और विक्रमादित्य के साथ में विक्रमादित्य जो थे उनके वंशजों के साथ में काम किया था। क्या नाम था उनका? कल्याण सिंह। कल्याण सिंह उनके ये क्या थे? वंशज हैं। तो ये राजा भोज और साथ में विक्रमादित्य के साथ काम करने वाले एक परमार वंशीय राजपूत, है ना, उनके जैसे इसको थोड़ा सा समझेंगे, है ना, आपको कंफ्यूजन हो सकता है, एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ। राजा भोज के साथ काम करने वाले परमार राजपूत और उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य के यहाँ काम करने वाले पुराने राजपूत, ठीक है, उनके वंशजों में से एक व्यक्ति थे जिनका नाम था कल्याण सिंह, उनके ये वंशज थे। तो अगर आपको इतना भी नहीं करना है तो केवल इतना कर लो, कितना कर लो कि राजपूत परमार वंशीय व्यक्ति थे ये, जो कि मुस्लिम थे, ना, मुस्लिम धर्म इन्होंने स्वीकार कर लिया था। इन्हीं के एक इन्हीं के एक पूर्वज थे जिनका नाम था राव मोजी सिंह। कुंवर महमूद अली खान साहब के एक वंशज थे जिनका नाम था राव मोजी सिंह। इनके द्वारा विक्रम संवत 1411 में इनके द्वारा विक्रम संवत 1411 में फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया था। तो ये एक परमार वंशी राजपूत है, इन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया था इनके वंशजों ने, इसलिए ये इस्लाम धर्म के अंतर्गत है। इनके परिवार के अंतर्गत राजपूत रीति रिवाज प्रचलित है। इनके परिवार के अंतर्गत, कुंवर महमूद अली खान साहब के परिवार के अंतर्गत राजपूत जो व्यवहार है, राजपूत रीति रिवाज ही आज भी प्रचलित हैं। तो कुंवर महमूद अली खान साहब तृतीय राष्ट्रपति शासन के समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे। अशोक मेहता समिति जो बनी थी 1967 में पंचायत राज से संबंधित, उसके ये सदस्य रहे हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। और एक परमार वंशीय मुस्लिम व्यक्ति हैं ये। फिरोज शाह तुगलक के समय इनके वंशजों ने स्वीकार कर लिया था इस्लाम धर्म को। अगले व्यक्ति की बात करते हैं दोस्तों, जिनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद शफी कुरैशी साहब। ये है डॉक्टर मोहम्मद शफी कुरैशी साहब, नोट कर लीजिए। डॉक्टर मोहम्मद शफी कुरैशी साहब, फटाफट नोट कर लीजिएगा इनके विषय में। डॉक्टर मोहम्मद शफी कुरैशी साहब, नोट कर लीजिए। डॉक्टर मोहम्मद शफी कुरैशी साहब, है ना। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कब से कब तक रहे? ईयर याद कर लीजिए, ईयर लिख लीजिएगा केवल, 1993 से लेकर के तो 1998 तक, 1993 से लेकर के 1998 तक मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपाल रहे। जन्म तिथि, कहां पर जन्म हुआ? 1929 में श्रीनगर में इनका जन्म हुआ। 1929 में मोहम्मद शफी कुरैशी साहब का जन्म कहाँ हुआ? श्रीनगर में हुआ दोस्तों, ठीक है। फिर आगे की बात करें तो जो इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, इंदिरा गांधी जी की सरकार के अंतर्गत ये मंत्री रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली, श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार में यह केंद्रीय डिप्टी वाणिज्य मंत्री रहे हैं, केंद्रीय डिप्टी वाणिज्य मंत्री रहे हैं। तो जल्दी से फटाफट नोट डाउन कर लीजिएगा कि श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार में केंद्रीय डिप्टी वाणिज्य मंत्री रहे, केंद्रीय डिप्टी वाणिज्य मंत्री रहे, फटाफट नोट कर लीजिए इनके विषय में, है ना। फिर आगे की बात करें, डिप्टी वाणिज्य मंत्री मतलब के
राज्य मंत्री के रूप में इन्होंने काम किया, इस तरीके से आप कह सकते हैं। फिर केंद्र में डिप्टी इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री का कार्यभार संभाला, ये भी नोट डाउन कर लीजिए, पूछा जा सकता है कि डिप्टी इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री का कार्यभार किस राज्यपाल के द्वारा संभाला गया, हो सकता है क्वेश्चन, ये भी नोट डाउन कर लीजिए कि केंद्र में डिप्टी इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री का इनके माध्यम से काम किया गया, फटाफट नोट कर लीजिएगा। अगले व्यक्ति की अगले पॉइंट बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, चौधरी चरण सिंह जी जो थे, चौधरी चरण सिंह जी की जो प्रधानमंत्रित्व काल में इन्होंने क्या किया दोस्तों, केंद्रीय पर्यटन मंत्री का भी कार्यभार संभाला है। तो यहाँ लिखेंगे चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी चरण सिंह जी के नेतृत्व वाली सरकार में, चौधरी चरण सिंह जी के नेतृत्व वाली सरकार में केंद्रीय पर्यटन मंत्री का पदभार संभाला, लिखिए जल्दी, केंद्रीय पर्यटन मंत्री का पदभार संभाला मोहम्मद शफी कुरैशी साहब की बात चल रही है कि नेतृत्व वाली सरकार में केंद्रीय पर्यटन मंत्री का पदभार संभाला इनके माध्यम से। फिर उसके बाद आगे की बात करें तो इनके माध्यम से रेल मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री भी रहे, रेल मंत्रालय केंद्र सरकार में राज्य मंत्री भी रहे, नागरिक उड्डयन मंत्री भी रहे मोहम्मद शफी कुरैशी साहब, अर्थात विमान जो चलते हैं उनसे संबंधित नागरिक उड्डयन मंत्री भी ये रहे हैं। फिर उसके बाद में दोस्तों 2 बार यह पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे, 2 बार पश्चिम बंगाल राज्य के राज्यपाल भी रहे मोहम्मद शफी कुरैशी साहब। तो पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के ऐसे राज्यपाल जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे, ये क्वेश्चन भी आप लोगों से हो सकता है। तो लिखेंगे 2 बार पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे। फिर प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष भी रहे। मैंने आपको बताया था कि प्राक्कलन समिति क्या होती है, एक वित्तीय समिति है संसद के अंदर जो केंद्र सरकार को मितव्ययता के विषय में सिफारिश करती है कि कहां पर केंद्र सरकार कम जो है खर्च कर सकती है, उसके विषय में सिफारिश करती है। तो प्राक्कलन समिति के क्या रहे हैं दोस्तों, ये अध्यक्ष रहे हैं। फिर उसके बाद में बिहार राज्य के राज्यपाल के रूप में भी काम किया है, जल्दी से नोट करिएगा, मोहम्मद शफी कुरैशी जी के द्वारा बिहार राज्य के राज्यपाल के रूप में भी काम किया गया, फटाफट फटाफट लिखिएगा। इसके अलावा इन्होंने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार भी संभाला है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का इनके द्वारा अतिरिक्त कार्यभार भी संभाला गया है, अतिरिक्त प्रभार भी संभाला गया है। तो मोहम्मद शफी कुरैशी साहब तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, इनसे तो कई सारे क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम के अंतर्गत बन सकते हैं, है कि नहीं, फटाफट नोट कर लीजिए, कोई पॉइंट छूट गया हो तो नोट कर सकते हैं आप लोग, मोहम्मद शफी कुरैशी साहब। फिर अच्छा, अगर कुछ छूट जाए तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और छूटा हुआ जो है वो आप लोग बाद में लिख सकते हैं। अब आगे की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट, भाई महावीर जी, हेडिंग डाल लीजिए, डॉक्टर भाई महावीर जी, ये हैं डॉक्टर भाई महावीर जी, है ना। अब इनके विषय में क्या है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल कब से कब तक रहे, केवल आपको सन याद करना है या केवल सन आप लोगों को लिखना है, 1998 से लेकर के 2003 तक ये रहे हैं, है ना। भाई महावीर साहब कब से कब तक रहे, 1998 से लेकर के तो 2003 तक ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। जन्म स्थान कहाँ पर है, जिला जेहलम जो वर्तमान पाकिस्तान में है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के ऐसे राज्यपाल जो कि पाकिस्तान में जिन्होंने जन्म लिया था तो वह थे भाई महावीर जी, ये क्वेश्चन आ सकता है। जनसंघ के संस्थापक महासचिव थे, ये जनसंघ वही है जो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा स्टार्ट किया गया, उसी के संस्थापक महासचिव थे। आगे चल करके उसी ने जनता पार्टी का रूप लिया और आगे चल करके अब वही भारतीय जनता पार्टी के रूप में जानी जा रही है। तो ये संस्थापक महासचिव थे, तो इसलिए ये वाला प्रश्न भी इनका आप लोगों से हो सकता है कि भाई महावीर वाला, है ना। अब इनका जन्म जो हुआ था जेहलम, लाहौर के पास पड़ता है दोस्तों, ये पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था भाई महावीर जी का। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जा सकता है। अगले व्यक्ति की बात करते हैं दोस्तों, श्री राम प्रकाश गुप्त जी, हेडिंग डाल लीजिएगा, श्री राम प्रकाश गुप्त जी, ये हैं आपके श्री राम प्रकाश गुप्त जी, श्री राम प्रकाश गुप्त, फटाफट हेडिंग डाल लीजिए, श्री राम प्रकाश गुप्त जी। दिनांक 7 मई 2003 से 1 मई 2004 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे। तो 2003 से 2004 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे, लगभग बात करें तो 1 साल के आसपास ही मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे।
जन्म इनका कहाँ पर हुआ था? जिला झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। फटाफट नोट डाउन कर लीजिएगा, जिला झांसी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। फिर बात करें कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी रहे और मुख्यमंत्री भी रहे, क्वेश्चन आ सकता है। मध्य प्रदेश के ऐसे राज्यपाल जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी रहे और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी रहे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, तो वो थे श्री राम प्रकाश गुप्त जी। फिर इनके विषय में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि मध्य प्रदेश के पहले ऐसे ये राज्यपाल रहे जिनकी पद पर रहते मृत्यु हुई। तो ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए कि पहले पहले राज्यपाल, मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, ये मिसप्रिंट हो गया था दोस्तों। मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल जिनकी पद पर रहते मृत्यु हुई, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है, फटाफट नोट डाउन कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश के ऐसे राज्यपाल जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है। अब अगले राज्यपाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल कृष्ण मोहन सेठ साहब। ये कार्यवाहक राज्यपाल बने थे। फटाफट इनका नाम नोट कर लीजिए, लेफ्टिनेंट जनरल कृष्ण मोहन सेठ साहब। लेफ्टिनेंट जनरल कृष्ण मोहन सेठ साहब, है ना। ये कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में आए थे। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा कि 2 मई 2004 से 29 जून 2004 तक मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार इन्होंने संभाला था। मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार संभाला था, अर्थात ये कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में रहे थे। फिर इनका जन्म स्थान कहाँ पर है? इलाहाबाद है। लेफ्टिनेंट जनरल कृष्ण मोहन सेठ साहब, जन्म इनका इलाहाबाद। वर्तमान की बात करें तो प्रयागराज। वर्तमान की बात करें तो प्रयागराज में इनका जन्म हुआ दोस्तों। फिर उसके बाद में त्रिपुरा राज्य के राज्यपाल का भी इनके माध्यम से कार्यभार संभाला गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आप लोगों से, कि त्रिपुरा राज्य के कार्यभार कब संभाला गया था इनके द्वारा। त्रिपुरा राज्य के राज्यपाल भी रहे जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रहे, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। तो उनका नाम है जो है कृष्ण मोहन सेठ साहब। फिर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल भी रहे, त्रिपुरा के राज्यपाल रहे, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रहे, मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल रहे, है ना, कृष्ण मोहन सेठ साहब। फिर अगला इनके विषय में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों कि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में आतंकवादी गतिविधियों को कुचलने के लिए, क्योंकि ये लेफ्टिनेंट थे, सेना में थे, कुचलने के लिए 1996 में परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया इनको। ये पॉइंट नोट करने वाला है, क्वेश्चन हो सकता है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम में आतंकवादी गतिविधियों को कुचलने के लिए, आतंकवादी गतिविधियों को कुचलने के लिए आपको आपको वर्ष 1996 में में विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। 1996 में परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया दोस्तों। फिर उसके बाद आगे की कहानी की बात करें, नेक्स्ट आगे की कहानी की बात करें तो मणिपुर में एक जगह है जिसका नाम है उखरुल, है ना। वहां पर क्या आतंकवादी गतिविधियों को कुचलने के लिए 1985 में आपको व्यक्तिगत योगदान के लिए अति सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। ये भी नोट कर लिए। मणिपुर के उखरुल जिले में आतंकवादी गतिविधियों को कुचलने पर 1985 में आपको व्यक्तिगत योगदान के लिए अति सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। व्यक्तिगत योगदान के लिए आपको अति सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, अति सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। क्या नाम है इनका? कृष्ण मोहन सेठ साहब। तो ये आपसे कार्यवाहक थे, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगले व्यक्ति की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, श्री बलराम जाखड़ जी, डॉक्टर बलराम जाखड़ जी, ये उनका चित्र है, डॉक्टर बलराम जाखड़ जी साहब का।
तो यह मध्य प्रदेश के राज्यपाल कब से कब तक रहे? 30 जून 2004 से 29 जून 2009 तक। 29 जून 2009 तक ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे बलराम जाखड़ जी, फटाफट नोट कर लीजिएगा। इनका जन्म स्थान कहाँ पर है? तो पंचकोसी जिला, फिरोजपुर, पंजाब। बलराम जाखड़ जी का जन्म स्थान कहाँ पर है? पंचकोशी जिला, फिरोजपुर, पंजाब। पंचकोशी जिला, फिरोजपुर, पंजाब में आपका जन्म हुआ। फिर ये 2 बार लगातार लोकसभा के अध्यक्ष रहे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनके संदर्भ में कि मध्य प्रदेश के ऐसे राज्यपाल जो 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष रहे, तो श्री बलराम जाखड़ जी। मध्य प्रदेश के ऐसे राज्यपाल जो 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष रहे। ठीक है। फिर उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट संसदीय कार्यमंडल से संबंधित है, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग। वो राष्ट्रमंडल से संबंधित है। 1984 के अंतर्गत राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की कार्यकारिणी के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की क्या बने वहां पर, जो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ जो है उसकी कार्यकारिणी के अध्यक्ष ये बने दोस्तों। अब ये राष्ट्रमंडल संसदीय संघ क्या है? ऐसे देश जो कभी ब्रिटेन के अधीन रहे थे उनके संसदों का एक संघ है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? जिसे हम लोग राष्ट्रमंडल संसदीय संघ कहते हैं। उसके ये अध्यक्ष भी रहे 1984 में, है ना। फिर उसमें केंद्र सरकार में कृषि मंत्री रहे। इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जा सकता है, अभी तक कोई भी राज्यपाल जितने भी हमने पढ़े कोई कृषि मंत्री नहीं रहे, तो केंद्र सरकार के अंतर्गत कृषि मंत्री रहे श्री बलराम जाखड़ जी। फिर उसके बाद इनको उद्यान के संदर्भ में, गार्डन में अच्छा काम करने के लिए उद्यान पंडित के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया इनको। उद्यान पंडित के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया, जल्दी से फटाफट। उद्यान पंडित के राष्ट्रीय पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है ना। फिर इनकी पुस्तकों से क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये पुस्तक मध्य प्रदेश के कौन से राज्यपाल की है। तो यहाँ पर देखिए पुस्तक जो है बलराम जाखड़ की, उनको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। बलराम जाखड़ की जो पुस्तक है पीपल, पार्लियामेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, पीपल्स, पार्लियामेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये है दोस्तों। पीपल एक्चुअली पीपल्स है, वो पीपल्स, पार्लियामेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। फिर उसके बाद में न्यू हॉरिजन्स इन एग्रीकल्चर इन इंडिया, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। न्यू हॉरिजन्स इन एग्रीकल्चर इन इंडिया, न्यू हॉरिजन्स इन एग्रीकल्चर इन इंडिया, ये इनकी 2 पुस्तक है। अब ऐसे भी याद कर सकते हैं एग्रीकल्चर के विषय में कि कृषि मंत्री भी रहे हैं और उद्यान से संबंधित इनको उद्यान पंडित का अवार्ड भी मिला हुआ है। तो इसलिए कृषि से रिलेटेड अगर किसी की किताब होगी तो वो कौन सी होगी? बलराम जाखड़ साहब की होगी। इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं। तो श्री बलराम जाखड़ जी के विषय में यहाँ पर बात होगी। फिर आगे की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट अगले व्यक्ति का नाम है श्री रामेश्वर ठाकुर जी। अगले व्यक्ति जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं इनका नाम है श्री रामेश्वर ठाकुर जी। जल्दी से फटाफट नोट डाउन कर लीजिएगा, श्री रामेश्वर ठाकुर जी। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए श्री रामेश्वर ठाकुर जी। श्री रामेश्वर ठाकुर जी मध्य प्रदेश के राज्यपाल कब से कब तक रहे? 2009 से 2011 तक। नोट कर लीजिएगा, मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे 2009 से 2011 तक। मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे 2009 से 2011 तक। जन्म स्थान कहाँ रहा? जिला मोड्डा, झारखंड में। जन्म स्थान कहाँ था रामेश्वर ठाकुर साहब का? जो झारखंड में था। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। भारत सरकार में वित्त राजस्व मंत्री रहे हैं दोस्तों ये। ग्रामीण विकास एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री भी रहे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वित्त राज्य मंत्री रहे ये, है ना। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत ये मंत्री पद का काम होता है वित्त राज्य मंत्री का। और साथ में ये ग्रामीण विकास एवं संसदीय कार्य मंत्री भी रहे हैं। ये है रामेश्वर ठाकुर जी जो आप लोगों को दिख रहे हैं। फिर ये उड़ीसा राज्य के राज्यपाल रहे, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रहे, कर्नाटक के राज्यपाल रहे, मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे। फटाफट नोट कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है कि उड़ीसा राज्य के राज्यपाल, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल, कर्नाटक के राज्यपाल, तीनों राज्यपाल रहने वाले मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो ये क्वेश्चन आप लोगों का हो सकता है। फटाफट नोट कर लीजिए इनके संदर्भ में। फटाफट मित्रों आप लोग नोट कर लीजिए इनके संदर्भ में। कोई भी पॉइंट अगर छूट जाता है तो स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग बाद में भी नोट्स बना सकते हैं। अब अगले व्यक्ति की तरफ आइए दोस्तों, अब हम लोग अगले राज्यपाल की तरफ चलते हैं। अगले जो हमारे राज्यपाल हैं उनका नाम है श्री राम नरेश यादव जी। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, श्री राम नरेश यादव साहब।
श्री राम नरेश यादव साहब का ये चित्र आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहा होगा। श्री राम नरेश यादव जी, ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं 2011 से लेकर के 2016 तक। नोट कर लीजिएगा, 2011 से लेकर के 2016 तक ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे। इसके बाद में इनका जन्म स्थान कहाँ पर है दोस्तों, तो ये आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं। तो पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से मध्य प्रदेश के राज्यपाल का जन्म जो है हुआ है वह उत्तर प्रदेश के अंतर्गत हुआ है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर भी इन्होंने काम किया हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के ऐसे राज्यपाल जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं उनका नाम क्या है, तो श्री राम नरेश यादव जी उनका नाम है। इसके बाद मित्रों अगले राज्यपाल की तरफ चलते, फटाफट आप लोग इनको नोट डाउन कर लीजिए। 2011 से 2016 तक ये राज्यपाल रहे हैं, जन्म स्थान आजमगढ़ उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर इन्होंने काम किया हुआ है। अब इसके बाद अगले व्यक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, इनका नाम है श्री ओपी कोहली साहब। जल्दी से फटाफट नोट कर लीजिएगा, श्री ओपी कोहली साहब। श्री ओम प्रकाश कोहली इनका पूरा नाम है, श्री ओम प्रकाश कोहली साहब, है ना। अब ये साहब जो है, ये चित्र उनका यहाँ पर आप लोगों को दिख ही रहे हैं। अब ये कब से कब तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं, 2016 से लेकर के 2018 तक ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। इनका जन्म स्थान कहाँ पर रहा है, तो नोट कर लीजिएगा, जन्म स्थान दिल्ली में रहा है। जन्म स्थान इनका दिल्ली में रहा है दोस्तों। मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल के तौर पर भी इन्होंने काम किया हुआ है। मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल के तौर पर भी इन्होंने काम किया हुआ है। जल्दी से ये पॉइंट पे नोट डाउन कर लीजिए, मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल रहे। फिर इसके बाद में किस तरीके से इन्होंने कार्यवाहक राज्यपाल का काम किया, ये उस समय गुजरात राज्य के राज्यपाल थे और मध्य प्रदेश का अतिरिक्त कार्यभार इनको सौंपा गया था। तो इस तरीके से इन्होंने मध्य प्रदेश राज्य के कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में काम किया हुआ है। जल्दी से नोट कर लीजिएगा कि गुजरात राज्य के राज्यपाल रहते, गुजरात राज्य के राज्यपाल रहते मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार इनको मिला हुआ था। मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार इनको मिला हुआ था। अब ये हमें कहाँ से पता चलता है कि ओम प्रकाश कोहली साहब ने कार्यवाहक राज्यपाल का काम किया हुआ है, ये मध्य प्रदेश विधानसभा की वेबसाइट पर आप लोग जाइएगा, वहां पर पूर्व राज्यपालों की एक पूरी लिस्ट लिखी हुई होगी, उसके अंतर्गत इन्हें कार्यवाहक राज्यपाल बताया गया है। तो ये मैं आपको एक सोर्स दे रहा हूँ जहां से आपको पता चल जाएगा कि इन्होंने कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कहां पर काम किया हुआ है। फटाफट इनके पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा। ये दोस्तों जन्म स्थान इनका दिल्ली में है, 2016 से 2018 के बीच में राज्यपाल रहे, कार्यवाहक राज्यपाल के तौर पर काम किया, गुजरात के राज्यपाल भी रहे। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन से मध्य प्रदेश के राज्यपाल गुजरात राज्य के भी राज्यपाल रहे हैं। फिर इनके बाद में अगले जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे उनका नाम क्या है दोस्तों, श्रीमती आनंदीबेन मफत भाई पटेल। नोट कर लीजिएगा, हेडिंग डाल लीजिएगा, श्रीमती श्रीमती आनंदीबेन मफत भाई पटेल जी। ये उनका चित्र है जो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर अभी दिख रहा हुआ है, ये श्रीमती आनंदीबेन जी का जो है चित्र है। अब यहाँ पर बात करें तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल के तौर पर इन्होंने कब से कब तक काम किया है, 2020 से 2021 के बीच में। मध्य प्रदेश के राज्यपाल के तौर पर कब से कब तक काम किया है, 2020 से 2021 के बीच में इन्होंने काम किया हुआ है। फिर बात करते हैं कि गुजरात राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री भी बनी। ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। गुजरात राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली मध्य प्रदेश की राज्यपाल कौन रही हैं, तो वह आनंदीबेन पटेल जी रही हैं। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, लिख लीजिएगा, गुजरात राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी। गुजरात राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी है दोस्तों, ये है ना। फिर उसके बाद में अगला बिंदु है इनका कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रही हैं। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी ये रही हैं, है ना, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही हैं। फिर उसके अलावा और भी राज्यों के राज्यपाल के तौर पर काम किया है। तो छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अर्थात कार्यवाहक राज्यपाल के तौर पर काम किया है। तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही हैं, छत्तीसगढ़ का कार्यवाहक राज्यपाल के तौर पर इन्होंने काम किया है।
मध्य प्रदेश का भी जो काम इनके माध्यम से हुआ है वह कार्यवाहक राज्यपाल के तौर पर ही हुआ है दोस्तों। मध्य प्रदेश का भी इनके माध्यम से जो काम हुआ है वह कार्यवाहक राज्यपाल के तौर पर ही काम हुआ है। ठीक है कि नहीं? अब आगे की बात करें, ये यहाँ पर पॉइंट लिखा ही हुआ है, जल्दी से नोट कर लीजिएगा कि मध्य प्रदेश की भी है कार्यवाहक राज्यपाल के तौर पर इन्होंने काम किया हुआ है। इसके बाद अगले बिंदु की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला बिंदु क्या लिखा हुआ है इनके संदर्भ में? मध्य प्रदेश की यह दूसरी महिला राज्यपाल है। फटाफट नोट कर लीजिएगा, मध्य प्रदेश की यह दूसरी महिला राज्यपाल है। क्योंकि मध्य प्रदेश की जो पहली महिला राज्यपाल थी उनका नाम क्या था? उनका नाम था श्रीमती सरला ग्रेवाल, और वह मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी, और साथ में वह मध्य प्रदेश की सबसे कम उम्र की राज्यपाल बनने वाली व्यक्ति भी थी। तो इस तरीके से देखा जाए तो मध्य प्रदेश की यह द्वितीय महिला राज्यपाल रही है। मध्य प्रदेश की यह द्वितीय महिला राज्यपाल रही है। इनके बाद में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इनसे संदर्भित और है कि चतुर्थ विश्व महिला सम्मेलन हुआ था बीजिंग के अंतर्गत। विश्व महिला सम्मेलन बीजिंग चीन में हुआ था, वहां पर जाकर के इन्होंने पार्टिसिपेशन किया था उसके अंतर्गत, तो वो लिख लीजिएगा। चतुर्थ विश्व महिला सम्मेलन, चतुर्थ विश्व महिला सम्मेलन जो कि बीजिंग चीन में हुआ। चतुर्थ विश्व महिला सम्मेलन बीजिंग चीन में हुआ। भारत सरकार के दल में यह शामिल थी। भारत सरकार के दल के अंतर्गत इनको शामिल किया गया था, वहां पर लेकर के जाया गया था। तो ये एक पॉइंट इनके संदर्भ में आप लोगों का महत्वपूर्ण है और जहां से इनका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आगे की बात करें। नेक्स्ट व्यक्ति जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं उनका नाम है श्री लालजी टंडन साहब। हेडिंग डाल लीजिएगा, श्री लालजी टंडन साहब। तो ये है मध्य प्रदेश के अगले राज्यपाल श्री लालजी टंडन साहब। 2019 और 2020 में यह मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे। 2019 से लेकर के 2020 के बीच में मध्य प्रदेश के राज्यपाल का इनके द्वारा काम किया गया। इनका जन्म स्थान कहाँ पर है? तो जन्म स्थान इनका लखनऊ उत्तर प्रदेश। ये क्वेश्चन आ सकता है, जैसे अभी हमने राम नरेश यादव जी के संदर्भ में पढ़ा, तो राम नरेश यादव जी भी जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। लालजी टंडन साहब का जन्म भी उत्तर प्रदेश के अंदर ही हुआ है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ है। इनकी पुस्तक का भी नाम क्या है दोस्तों? अनकहा लखनऊ। लालजी टंडन साहब की एक पुस्तक है उसका नाम भी है अनकहा लखनऊ। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है आप लोगों का, लखनऊ में जन्म हुआ था तो इन्होंने ही उसको लिखा भी हुआ है। फिर ये विपक्ष के नेता रहे उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंतर्गत। विपक्ष के नेता होते हैं ना, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी का जो नेता होता है उसको विपक्ष का नेता कहा जाता है। तो लालजी टंडन साहब उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर विपक्ष के नेता रहे। इनके विषय में एक बिंदु और है दोस्तों कि यह पद पर रहते इनकी मृत्यु हुई। मध्य प्रदेश के दूसरे राज्यपाल हुए जिनकी पद पर रहते मृत्यु हुई, है ना। तो लालजी टंडन साहब क्या हो गए? मध्य प्रदेश के दूसरे राज्यपाल हो गए जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है। फिर उसके बाद में इनके पहले पद पर रहते हुए मृत्यु किसकी हुई दोस्तों? श्री राम प्रकाश गुप्त जी की हुई है। तो श्री राम प्रकाश गुप्त जी, उसके बाद में फिर ये हैं लालजी टंडन साहब जिनकी पद पर रहते मृत्यु हुई है। फिर इसके बाद में अगले, अच्छा और भी कुछ बिंदु इनसे संदर्भित हैं। यहाँ पर ये बिहार राज्य के राज्यपाल भी रहे हैं, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिएगा। बिहार राज्य के राज्यपाल भी रहे। ऐसे मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन रहे हैं? तो वो रहे हैं आपके लालजी टंडन साहब। फिर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इनके संदर्भ में ये भी बनता है दोस्तों कि मध्य प्रदेश के सर्वाधिक उम्र के, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक उम्र के राज्यपाल कौन रहे? तो श्री लालजी टंडन साहब। मध्य प्रदेश में सबसे कम उम्र की राज्यपाल कौन रही थी? तो श्रीमती सरला ग्रेवाल रही थी। और ये सबसे अधिक उम्र के हैं, तो नोट कर लीजिएगा इनका विषय में कि लालजी टंडन साहब सर्वाधिक उम्र में राज्यपाल बनने वाले व्यक्ति हैं। सर्वाधिक उम्र में राज्यपाल बनने वाले व्यक्ति हैं। फिर इनकी पुस्तक का नाम आप लोग लिख लीजिए, क्वेश्चन इनकी पुस्तक से भी हो सकता है। अनकहा लखनऊ मध्य प्रदेश के किस राज्यपाल के द्वारा लिखी गई थी? तो लालजी टंडन साहब के द्वारा लिखी गई थी। तो जल्दी से फटाफट इनके पॉइंट्स नोट कर लीजिए। अगर नहीं लिख पाए तो स्क्रीनशॉट लेकर के भी बाद में लिख सकते हैं। अगले व्यक्ति जो वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं दोस्तों, है ना, तो श्री मंगू भाई पटेल जी। हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग, श्री मंगू भाई पटेल जी। श्री मंगू भाई पटेल जी का चित्र यहाँ पर देख लीजिए, मुस्कुराते हुए आप लोगों को नजर आ रहे हैं, है ना। अब वर्तमान में ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कब से हैं ये?
तो 8 जुलाई 2021 से उन्होंने मध्य प्रदेश के राज्यपाल का पद ग्रहण किया हुआ है। ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल है और 8 जुलाई 2021 से इन्होंने मध्य प्रदेश के राज्यपाल का जो है पद ग्रहण किया हुआ है। जन्म स्थान कहाँ पर है दोस्तों? नवसारी, गुजरात। जन्म स्थान कहाँ पर है इनका? तो नवसारी, गुजरात में। जल्दी से नोट कर लीजिएगा, जन्म स्थान जो है नवसारी, गुजरात है। बस इनके संदर्भ में इतनी सी ही बात है। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पर हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु, और वह बिंदु है कि जहां पर आज राज्यपाल बैठते हैं उसे हम लोग राजभवन के नाम से जानते हैं। लेकिन ये राजभवन पहले राजभवन के नाम से नहीं जाना जाता था, ये लाल कोठी के नाम से जाना जाता था, जिसका निर्माण किसने करवाया था? भोपाल की नवाब शाहजहां बेगम ने करवाया था। ठीक है, और वो ब्रिटिश एजेंट के रहने के लिए उन्होंने करवाया था। आज वहीं पर हमारे राज्यपाल का निवास स्थान है। तो इसको जरा थोड़ा सा आप लोग नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1880 में नवाब शाहजहां बेगम, जो कि भोपाल की नवाब थी, उनके द्वारा ब्रिटिश अधिकारियों के रुकने के लिए लाल कोठी का निर्माण करवाया गया था। लाल कोठी कहा जाता था उस समय। ब्रिटिश अधिकारियों के रुकने के लिए लाल कोठी का निर्माण करवाया गया, जिसे आज हम लोग राजभवन के नाम से जानते हैं। मित्रों राजभवन के नाम से जानते हैं। जो मिंटो हॉल है, कुशाभाऊ ठाकरे जो भवन है, वहीं पर मिंटो हॉल जो था पुराना ना, उसी को कुशाभाऊ ठाकरे जो है अभी सभागार बोला जा रहा है, उसी के पास में ही राजभवन स्थित है भोपाल में। यहाँ पर पॉलिटिकल एजेंट जो थे, ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट रहते थे। तो पुराने समय में इसको लाल कोठी कहा जाता था, अब राजभवन है। 1880 में बेगम शाहजहां बेगम के द्वारा इसको बनाया गया था। तो ये है दोस्तों राजभवन। ये भी आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो आज की जो हमारी क्लास थी, जिसमें हम लोगों ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अध्ययन किया हुआ है, वो पूर्णतः हमारी कंप्लीट होती है। और एक क्लास में हमने सभी राज्यपालों को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। तो इसी तरीके से इस यूट्यूब चैनल की क्लासेस को देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।